Hi, morning everyone. I think it's 10:25 and we can probably start. There are a couple of more students who are pinging. Just a second. Yeah. So before we start, I think welcome everyone. This is Amit from Mac Institute, Ghaziabad Chaudhry Mode. Today we are going to have a workshop on what each and every one of you like photography, and especially not only you but your parents and every one of you like to ping in, let's say, and make those Instagram reels, Facebook reels, right? So उसके लिए जितने भी फोटोग्राफी की वर्कशॉप है, आई थिंक वी हैव a very able Mr. Ravi Valdia here, who has been doing documentary photography for last 11 years and is also a visiting faculty with Delhi School of Photography. So I would like to welcome Ravi sir. If you are there, you can switch on your camera and your mic, and then we can start the workshop. Thank you, Amit. Hello, everyone. Okay, so first of all, thanks for हेलो having me सर। here. Hello, hello, everyone. तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे उससे पहले आई गिव यू क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. तो आई स्टार्टेड फोटोग्राफी एक्चुअली बैक इन 2008. आप लोग एक बार अपना सिस्टम म्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ, थैंक्स. तो फोटोग्राफी आई स्टार्टेड बैक इन 2008-9 एज अ हॉबी. उस समय जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी वो था सिर्फ फॉर माई लव फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी. तो वैसे मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, बट देन सिंस 2012-13 आई बीन डूइंग इट प्रोफेशनली. सो after 2012 I started taking freelancing assignments and all, and then from 2017-18 I'm doing it full time. So primary the photography which I do is लैंडस्केप ट्रैवल एंड डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी. इवन इन लैंडस्केप ट्रैवल प्राइमरीली जो मेरा काम है वो डॉक्यूमेंटेशन का ही है, जैसे कि ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन है या फिर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसीज को टूरिज्म की फोटोग्राफी करनी है तो वो पार्ट है. और जो एक मेजर काम है इन डॉक्यूमेंट्री वो है आई डू फोटोग्राफी फॉर सोशल इश्यूज. तो कहीं पे भी अगर डिफरेंट एजेंसीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं जो अलग अलग एरियाज पे इंडिया के सोशल वर्क कर रही हैं या फंडिंग कर रही हैं, तो उस जगह की जो स्टोरीज है, वहाँ की लोगों की जो कहानियां हैं, उन सबको कैप्चर करना इन टर्म्स ऑफ फोटो एंड वीडियो. तो ये मेरा प्राइमरी काम है. और फोटोग्राफी टीचिंग का जो की जहाँ तक बात है, तो अराउंड 2014-15 से आई एम ऑल्सो टीचिंग फोटोग्राफी टू डिफरेंट सेट ऑफ पीपल. और लास्ट 4-5 साल से मैं दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी है वहाँ पे विजिटिंग फैकल्टी हूँ. तो ये है. और आज हमारी क्लास में जो प्राइमरीली हम बात करेंगे वो है आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन की. तो काफी ये नॉन टेक्निकल एरिया है, तो जितनी भी चीजें होंगी वो आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे. तो हमारा एम ये नहीं है कि आज की क्लास में कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो जिसके लिए आपके पास बहुत हाई एंड कैमरा होना चाहिए. जो भी आज हम सीखेंगे फॉर दैट एनी कैमरा जो है, आपके पास एक बहुत बेसिक मोबाइल फोन है, एडवांस मोबाइल फोन है, एडवांस कैमरा है, बेसिक कैमरा है, कुछ भी यूज करके आप अच्छी फोटो ले सकते हैं. देखो एक चीज होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग होते हैं उनके पास कोई बहुत अच्छा कैमरा नहीं होता लेकिन अच्छी फोटो ले लेते हैं जो देखने में अच्छी लगती है. तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि वो देखने में जो अच्छी फोटोज होती है वो कैसे ली जाए. तो ये सारी चीजें. तो उससे पहले एक बार आप लोगों का, क्योंकि काफी लोग हैं, हम इतना सॉरी बहुत इंट्रोडक्शन बहुत लंबा कर नहीं सकते हम सबका, बट एक बार अगर आप लोगों के कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फोटोग्राफी में या कुछ सवाल हैं तो वो तो आप नोट करके रखना, या कोई एक पर्टिकुलर चीज है जो क्लास शुरू करने से पहले आप पूछना चाहें जो मैंने बात की, तो आप What लोग you एक can बार बोल also सकते do, हैं. I think Ravi sir, while the audience is there, what they can also do is they can actually whatever topics are coming in their mind, they can also put it in their chat box. राइट साइड में बॉटम में चैट बॉक्स का ऑप्शन है. आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस बीच में भी डाल सकते हो. और अभी अगर टू स्टार्ट विद आप लोगों को लगता है यार ये मुझे इस क्लास से मुझे ये एक्सपेक्टेंसी है, राइट, वो क्या क्या आपको एक्सपेक्टेड है, आप एक बार अपने अपने सवाल इसमें डाल दीजिए, ताकि फिर उसी हिसाब से हमें जो जो कवर करना हो, रवि को जो भी कवर करना है वो बीच बीच में देखते रहेंगे कि यार आर वी गोइंग डायरेक्शनली राइट और डायरेक्शनली रॉन्ग, राइट. And बिल्कुल. just to touch another perspective of him, I think he is my college senior, and with all due respect, I think he is someone जिन्होंने मतलब जैसे होता है ना, हम लोग 90% of the times I think we are either engineers or doctors, but at the same time he is someone who left his job and started photography full time. So right now he is also sitting in Nainital, and that is the reason you could see a little bit of blurriness in his video, because Nainital में थोड़ा सा network का issue रहेगा. But at the same time, I think
जो वो पैशन वाला चीज होता है ना कि यार करियर छोड़ो, अभी पैशन को फॉलो करते हैं. ही इज समवन दैट आई रियली लव हु हैज बीन परसुइंग दिस, एंड पिछले 4-5 साल से लेफ्ट हिज जॉब परसुइंग दिस डेडिकेटेडली एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग हिज ओन पेज. आई थिंक दैट इज समथिंग which could be a takeaway from this as well. So एक चीज तो है शौक के लिए, और दूसरा है उस शौक को अपने पैशन के साथ अपने लेट्स से पैसे कैसे उससे कमाए जा सकते हैं. This is another takeaway that you could get from this particular workshop. So anything else, whatever questions you have at the end of the workshop, from the workshop, please start pinging there so that we also get to know कि आप लोगों का alignment किस साइड को है and what are the expectations. ठीक है, over to you. ओके, थैंक यू अमित. और एक चीज और, हाँ, जैसा अमित ने बोला, सॉरी देयर कुड बी सम लैग मेरी वॉइस में या विजुअल्स में, तो कहीं पे भी आप लोगों को कोई मेरी बात समझ में ना आई हो, स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा हो, या मैं कहीं पे रश कर रहा हूँ, तो प्लीज फील फ्री टू स्टॉप मी राइट देयर. उसी टाइम पे हम बात करेंगे, और वो चीज कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा. और जहाँ पे जो चीज है सवाल पूछे, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे अरे मैंने वो पूछना चाहिए था नहीं पूछा. तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अभी. स्टार्ट करते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और अपना कैमरा ऑफ रखूंगा, तो कोई भी लेकिन डाउट है तो आप लोग अपने को अनम्यूट कीजिएगा और पूछिएगा. तो स्टार्ट करते हैं अभी. तो अभी मेरा स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? हाँ जी. Guys, if you can Yes. confirm. Sir. हाँ जी, बोलिए. दिख रहा ठीक है, है, just confirming. दिख रहा है ना? तो ठीक है, इससे पहले कि हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द क्लास कंटेंट, मेरे कुछ बेसिक सवाल हैं आप लोगों से. एक बार ये आपको स्क्रीन में अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा. अगर थोड़ा डिले है तो मैं इसे पढ़ के बताता हूँ. व्हाट इज दैट वन कैमरा दैट ऑल ऑफ अस हैव गॉट? आप लोगों को क्या लगता है ऐसा कौन सा कैमरा है जो हम सब लोगों के पास है? कोई बताएगा? फोन का कैमरा. ओके, फोन का कैमरा. और कोई किसी के और कुछ आंसर है? आईज. सॉरी, मैं आईज. हाँ जी. तो जो आईज है, एक्चुअली देखा जाए तो हमारी आईज ही वो चीज है जो एक कैमरा जो हम सबके पास है. और जो भी आज का हमारा, चाहे मॉडर्न डे कैमरास की बात करें, चाहे आज से 40-50 साल पहले जो कैमरास बनते थे उनकी बात करें, तो दुनिया में जितने भी कैमरास हैं, ऑल द कैमरास आर बेस्ड ऑन द सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल जिसपे हमारी आंखें काम करती हैं. जिस ढंग से हमारी आंख देख पाती है, उसी ढंग से वही प्रिंसिपल फॉलो करके हमारे कैमरास काम कर पाता है. तो अगर मैं एक बेसिक एग्जांपल दूं, आई होप आप लोगों को अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा. तो आप लोगों ने अपनी स्कूल की फिजिक्स में ये चीज पढ़ी होगी, मेरे ख्याल से 9th 10th 11th में ये चीज पढ़ाई जाती है कि जब कैसे हमारी आंखों को दिखाई देता है. सामने से एक सब्जेक्ट होता है जिससे लाइट आती है, और हमारी आंख के सबसे आगे पर एक लेंस होता है, वो जो आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कलर का, जो हमारा आंख का बीच का पोर्शन है, उसके बीच में एक छोटा सा लेंस होता है. उस लेंस से लाइट जाती है, और जो सब्जेक्ट की इमेज है वो हमारी आंख की रेटिना में बनती है पीछे. और जो रेटिना में इमेज बनती है वो एक्चुअली उल्टी इमेज बनती है, अपसाइड डाउन इमेज. एंड द सेम इमेज इज करेक्टेड बाय आवर ह्यूमन ब्रेन. तो हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, आपकी आंखों में जो भी आपकी इमेज बनी हुई है उसको सीधा करता है, स्टेबलाइज करता है और आपको दिखाता है. स्टेबलाइज करने से मेरा मतलब ये, कभी आप लोगों ने देखा होगा आप लोग दौड़ रहे हैं कहीं पे, आपको फिर भी बिल्कुल सही दिखाई देता है. ऐसा नहीं है कि आप दौड़ रहे हो आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आपके कैमरे में कई बार दिखाई देता है. क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन है वो सारी आपकी इमेज को स्टेबलाइज कर रहा है, आपकी इमेज को सीधा कर रहा है, और सारी चीजें जिस ढंग से हमें दिखनी चाहिए वैसी दिख रही है. बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे कैमरास के साथ भी. कैमरास के केस में क्या होता है, सामने से लाइट आती है, सबसे आगे आपने देखा हो कैमरास में लेंस लगे होते हैं. चाहे आप एक प्रोफेशनल कैमरा की बात करें या अपने मोबाइल फोन की बात करें, वहां पे भी लेंस लगा रहता है. उसके बाद जो इमेज बनती है वो सबसे पीछे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो रील वाले कैमरास होते थे पुराने दिनों में, वो रील में बनती थी. ये जो मॉडर्न डे कैमरास होते हैं आजकल, उसमें कैमरा सेंसर होता है. इवन आपके मोबाइल फोन में एक कैमरा सेंसर होता है जिसपे ये इमेज पीछे बनती है, वो इमेज वहां भी उल्टी बनती है. तो रील के केस में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, आप रील को सीधा देखें उल्टा देखें. लेकिन जो अब आजकल के डिजिटल कैमरास हैं, वो आपके कैमरे के सेंसर में जब इमेज बनती है उल्टी, तो आपका इमेज प्रोसेसर होता है विच इज वेरी सिमिलर टू अवर ह्यूमन ब्रेन, जो आपकी इमेज को
सीधा करता है और उसकी थोड़ी प्रॉब्लम्स भी सही करता है। जैसे मोबाइल फोन्स में तो बहुत ज्यादा, मोबाइल का जो इमेज प्रोसेसर होता है वो उसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई करता है, उसके कलर सही करता है, थोड़ी इमेज का कंट्रास्ट सही करता है, और वो इमेज को एक ढंग से आप देखा जाए तो आपका कैमरा ही थोड़ा सा एडिट करके आपको देता है। जो मैंने बोला था, हमारी आईज के केस में ह्यूमन ब्रेन का काम होता है, तो वो करके आपको इमेज मिलती है। तो इस ढंग से हमारी आंखें और जो कैमरा है वो बिल्कुल सेम है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी भी फोटोग्राफी समझने के लिए, आपका कैमरा समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक और सवाल आप लोगों से पूछूंगा। आपको हो सकता है स्क्रीन में दिख रहा होगा, व्हाट हैपेंस इफ यू आर इन अ डार्क रूम। जब आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में होते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे, जरा बताओ आप लोग। Guys, I hope you haven't slept. तो क्या होता है बताइए, बेसिक है। जब आप यूपेज लोग डायलेट हो कमरे, जाते हैं। नहीं अच्छा ठीक है, अभी उतना टेक्निकल नहीं जाते, एक बार बताओ दिखता क्या है आपको जब आप बिल्कुल डार्क कमरे में बैठे हैं। हाँ, कुछ नहीं दिखता है, राइट? ये चीज या किसी को दिखाई देता है यहाँ पे जब अंधेरे कमरे में हो तो? कुछ नहीं दिखाई देता। पक्का ना, कुछ नहीं दिखाई देता? क्यों हाँ होता है सर। ऐसा? देखो, वो इसलिए है कि हमें देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी आईज के लिए भी और फोटोग्राफी के लिए भी, वो है लाइट। अगर लाइट नहीं होगी, ना ही आप देख सकते हैं, ना ही आपको एक अंधेरे कमरे में कुछ दिखता है। तो अब इसके बाद एक अगली चीज ये आती है, यहाँ पे मैं स्क्रीन अभी बड़ा फिर करूंगा। यहाँ पे आप देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो आउट इन द सन फ्रॉम योर डार्क रूम। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं, अचानक से आपको लगता है बालकनी में धूप आ रही है, बालकनी में जाता हूँ। आप वॉक करके जाते हैं, दिखाई देने से पहले कुछ होता है वहां पे। उस स्टेज में एक बार सोचिए, क्या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है, क्या होता है जब आप अंधेरे कमरे से अचानक बालकनी में जाते हैं? सर सब वो मतलब चौन ज्यादा लाइट लग जाती है सर, चौन टाइप का हो जाता है, कुछ दिखता नहीं हाँ है कुछ। हाँ, थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, राइट, कि कुछ नहीं दिखाई देता, बहुत ब्राइट हो जाता है, फिर धीरे धीरे आंखें एडजस्ट करती हैं और दिखने लगता है। इस पे सब अग्री करते हैं या नहीं, या किसी का कुछ अलग एक्सपीरियंस है? नहीं सर, एग्री करते हैं। अग्री। ठीक है। और इसी का आप उल्टी सिचुएशन भी इमेजिन कीजिए। आप एक धूप में बैठे हुए हैं, अचानक से आप सोचते हैं अपने अपने कमरे में आएंगे जिसमें बहुत अंधेरा नहीं है, हल्का भी अंधेरा है। तो दो कुछ सेकंड्स के लिए आपको अचानक बहुत अंधेरा दिखाई देता है, और फिर धीरे धीरे आपकी आंखें एडजस्ट करती है और आपको दिखाई देता है, राइट? यस सर। है ना? तो ये जो सिचुएशन है, ये क्यों होती है? जैसे अभी किसी ने थोड़ी देर पहले बोला था, हमारी आंख की जो प्यूपिल है वो डायलेट करती है, या जो आंख का लेंस का साइज है वो बढ़ता है या घटता है। तो वही चीज है, जब बचपन में आप लोगों ने कभी ट्राई किया होगा, अपनी आंख में कभी टॉर्च मार के देखिए, अपने अपने भाई बहन की आंख में क्या होता है, आपकी आंख का जो लेंस होता है उसका साइज आप देखना, बढ़ता है या घटता है। कई बार लोग अपने पेट्स के साथ भी करते हैं, अपने डॉग्स या कैट्स की आंखों में लाइट मार के देखते हैं। तो होता क्या है, जब हमारी आंख में लाइट आ रही है, लाइट हो सकता है ज्यादा आ रही है, लाइट कम आ रही है। जैसे आप धूप में गए, अचानक बालकनी में गए। हाँ जी वरुण, आप कुछ बताना चाह रहे थे, बताइए। वरुण, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं, एनीवन एल्स? सॉरी, एक सेकेंड। अभी आप लोगों को थोड़ा मेरी आवाज में हो रहा होगा, अभी सुनाई दे रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा आवाज इको वो कर रही है आपकी, इको। हाँ हाँ, अच्छा, लेकिन अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, जैसे ही आप डार्क रूम से बाहर जाएंगे तो आपकी आंखों को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। सिमिलरली जब ब्राइट रूम से अंदर आएंगे तो आपकी आंखों को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो होता क्या है, जो हमारी आंख का लेंस होता है वो लाइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपना साइज बड़ा या छोटा करता है। तो ये चीज तो है एक बेसिक चीज। तो ये मैंने आपको क्यों बताई, ये इसलिए बताई कि ये समझने के लिए कि फोटोग्राफी के लिए या हमारी आंखों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है लाइट। अगर लाइट होगी तो आप अच्छी फोटो ले पाएंगे, लाइट होगी तो आप देख पाएंगे। अगर लाइट नहीं है, ना ही आप देख सकते हैं, ना ही आपको प्रॉपरली वहां पे कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज है जो फोटोग्राफी टर्म भी है, जो अभी आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। हाँ जी। तो जो फोटोग्राफी टर्म है वो दो शब्दों से बना हुआ है,
फोटो प्लस ग्राफी। फोटो का मतलब होता है लाइट और ग्राफी का मतलब है लिखना। तो जब लाइट के इस्तेमाल से हम कुछ लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं वो है फोटोग्राफी। तो देखिए ये दोनों शब्दों के दो अलग अलग एरियाज हैं। जो फोटो है वो लाइट है, वो थोड़ा साइंटिफिक चीज है कि उसके पीछे की साइंस की लाइट आ रही है तो आंखें कैसे देख पा रही हैं, क्या हो रहा है, जहाँ पे पूरी फिजिक्स है। और दूसरी ओर जो ग्राफी वाला पार्ट है, जहाँ पे राइटिंग या ड्राइंग वाला पार्ट है, वो है आर्ट वाला पार्ट। तो हम आज की क्लास में जो बात करेंगे वो ग्राफी वाला जो आर्ट वाला पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जो लाइट वाला पार्ट है वो बहुत टेक्निकलिटी से वाला है, तो वो बहुत डिटेल में बात करने वाली चीज़ है। तो जब अभी हम क्लास में कभी यहाँ पे मैक में हमारा डिटेल सेशन होगा फोटोग्राफी पे, तो तब हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो आज हम आर्ट वाली साइड को देखते हैं, जो सेकंड पार्ट है। तो आर्ट वाली साइड से मेरा मतलब ये है कि हम किस ढंग से लाइट अगर हमारे कैमरे में आ रही है हम उसका इस्तेमाल करके कैसे अच्छी फोटोज ले सकते हैं। देखिए जो फोटोग्राफी बेसिकली आर्ट वाला ही सब्जेक्ट है, लेकिन आजकल क्या होता है मार्केट में इतने तरह के मोबाइल फोन्स हैं, इतने तरह के कैमराज हैं कि हर बिगिनर को ये लगता है कि मेरे पास एक बहुत एडवांस कैमरा आ जाएगा तो मैं अच्छी फोटो लेने लग जाऊंगा। आपके पास एक बहुत एडवांस्ड कैमरा आएगा तो आप जो पहला पार्ट है फोटो वाला, लाइट वाला, वो तो आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, जो टेक्निकलिटी है, जो साइंस है। लेकिन जब तक आपको आर्ट नहीं पता होगी ना, सेकंड पार्ट, आपकी फोटोग्राफी वहीं की वहीं रहेगी। आप एकदम क्रिस्प फोटो ले पाएंगे, शार्प फोटो ले पाएंगे, लेकिन सुंदर फोटो ले पाए या ना ले पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये एकदम वैसी ही चीज है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं आज की क्रिकेट टीम से आपको मैं विराट कोहली या रोहित शर्मा का बैट दे दूं तो आप बोले यार मैं तो 50 सेंचुरी बना दूंगा। वो उनके बैट से नहीं बना पाएंगे, आपको उनकी स्किल चाहिए होगी। तो जो स्किल है वो आर्ट वाले पार्ट में होती है ज्यादा, जिसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे अभी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और थोड़ा प्लीज इंटरेक्टिव रखेंगे इस क्लास को। अगर कहीं पे भी कुछ डाउट है बोलिएगा। अगर आप चुप रहोगे तो आप खुद भी हो सकता है कोई चीज ना समझ में आए या फिर कहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है। यार सबको ठीक लग रहा है तो एक बार ना अपने अपने ग्रुप में, इसी में व्हाट्सएप चैट के ग्रुप में कम से कम अपनी साइड से ओके 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 थंब प्रेस कर दो एक हाँ, फटाफट से, अगर ताकि कहीं पे अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आई स्टॉप राइट देयर। हालांकि हमारी क्लास का जो मेन सेशन है वो अब शुरू होगा, लेकिन ये कहीं पे भी आपको लग रहा है मैं तेज जा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज। तो जो यहाँ पे है हमारा क्लास का कंटेंट वो यही है कि सबसे पहले हमारी आंखों में और कैमरे में क्या सिमिलैरिटी है ये समझने के लिए थी कि लाइटिंग को कैसे हमारी आंखें 2024 13 अप्रैल कि हमारी आंखें, कैमरे और जो कैमरा है वो कैसे लाइट को हैंडल करता है। दूसरी चीज अभी हम क्विकली बात करेंगे इस बारे में कि कई बार कैमरा कैसे होल्ड किया जाए ताकि अच्छी फोटो ले सके, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिर हम अपने सबसे मेन मुद्दे पे आएंगे जो है हमारे डिफरेंट रूल्स ऑफ कंपोजिशन। कि जब भी आप फोटो लेते हैं कि देखिए एक तरीके का ये रहता है कि हर किसी को शौक होता है फोटोग्राफी, आप प्रोफेशनली चाहे ना भी करें, मेरे ख्याल से हर इंसान फोटोग्राफी करता है। आप अपने फैमिली के साथ होते हैं, फैमिली के मोमेंट्स के लिए फोटोग्राफी करते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं आप वहाँ फोटोग्राफी करते हैं, आप कल के दिन कोई मैच देखने जाएंगे आप उसकी फोटो करेंगे। तो लाइफ के आप हर मोमेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, साथ में आपको कोई चीज़ सुंदर दिखे आप उसको फोटो लेने की कोशिश करते हैं। तो उन सारी जगहों पे ये कॉम्पोजिशन वाली चीज़ें बहुत काम आती हैं, तो हम इस पे बात करेंगे। एंड देन कॉमन मिस्टेक्स एंड कॉम्पोजिशन, क्या गलतियां हम सबसे होती हैं वो वाली चीज़ों पे बात करेंगे, और यही हमारा मेन मुद्दा है आज का। तो जो भी डाउट होंगे प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सब रेडी हैं यहाँ पे या किसी का कोई शुरू करने से पहले कोई सवाल है? आई थिंक जेमी, हाँ, यू कैन गो सर वन बाय वन। जेमी फर्स्ट, या सर अभी मैं ये कह रहा था जी, कंपोजिशन के साथ एंगल वगैरह भी सारे बताएंगे ना सर आप? हाँ, तो देखिए जो कॉम्पोजिशन है ना, एंगल वही होता है। ओके सर, कॉम्पोजिशन भाई का पूछ रहा मतलब था। ही है कि आप इमेज को कैसे कंपोज कर रहे हैं, तो आप एंगल कैसे बदल सकते हैं, क्या चीजों का ध्यान रखना है। और मतलब एंगल से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्रेमिंग। तो जो फ्रेमिंग, हाँ फ्रेमिंग है हम उस पे बारे में बात करेंगे, है ना। ओके ओके सर। हाँ जी। और कोई और किसी का कोई डाउट है यहाँ पे? किरण, you were asking something. I was asking Ravi कि this is related to camera only or we can apply same format for phone cameras also? देखिए ये कैमरा इंडिपेंडेंट है, जैसा मैंने शुरू में आपसे बोला, क्योंकि हम टेक्निकलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हैं। तो आप चाहे मोबाइल फोन यूज करें,
चाहे एक बहुत बेसिक 10,000 रुपए का मोबाइल फोन यूज करें, चाहे आप एक आईफोन यूज कर रहे हो, चाहे आप एक एडवांस DSLR मिररलेस यूज कर रहे हैं, बहुत हल्का फुल्का कैमरा यूज कर रहे हैं, किसी में भी आप ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हैं जो प्रिंसिपल्स आज हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू रवि। हाँ जी, और कुछ, और किसी का कोई और सवाल या डाउट? चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज की बात करेंगे वो है हाउ डू यू होल्ड योर कैमरा। तो आपको लगता है इस बात से कोई फर्क पड़ता होगा वैसे? यस। तो तो कैसे? चलिए ठीक है, आपने बोला है तो किरण एक बार आप ही बताइए, आपको कैसे लगता है कि क्या फर्क पड़ता है? यूजली अगर मैं फोन के टॉपिक पे बात करूँ तो लाइक हम कहते हैं यार कैमरा सही नहीं पकड़ा इसलिए फोटो ऐसा आया, ऊपर बहुत गैप है, नीचे है, फोटो फ्रेम सही अच्छा, नहीं है। तो मतलब यूजली मतलब कॉमन लैंग्वेज में मैं इतना ही जानती ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। और किसी का कोई और? सर मैं ये कहना चाह रहा था, अगर फोन कैमरा ढंग से नहीं पकड़ेंगे तो स्टेबल नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा तो फोटो थोड़ी शेक वाली आएगी ना सर। हाँ जी, तो आप दोनों लोगों ने जो बात बोली सही बोली। तो जो किरण आपने जिस पॉइंट पे बात की वो मोस्टली दैट हैज टू डू विद कॉम्पोजिशन, कि हम फ्रेमिंग कैसे कर रहे हैं, तो उस पे तो हम इसके आगे बात करेंगे। तो जैमी जो आपने बोला वो चीज यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट है इस सेंस में कि कैमरे को स्टेबल करके पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर आप लोगों ने देखा होगा जब लाइट कम होती है, जैसे अगर शाम के टाइम में सनसेट हो गया है, आप उसके बाद कहीं फोटो ले रहे हैं, घर के अंदर आप फोटो ले रहे हैं जहाँ पे थोड़ा लाइट बाहर की जितनी आउटडोर्स की तरह ब्राइट नहीं होती, आप अक्सर देखेंगे आपकी फोटोज में थोड़ा सा शेक, ब्लरीनेस काफी आ सकती है। तो उन चीजों को हैंडल करने के लिए अगर हम अपना कैमरा ढंग से होल्ड कर पा रहे हैं ना, तो उससे बहुत मदद मिलती है। तो मैं एक आप लोगों को एग्जांपल दूंगा। अभी थोड़ा सा अपना लैपटॉप दूर रख रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं पूरा फ्रेम दिखा सकूं। अभी मैं अपना कैमरा ऑन करूंगा तो आप मेरा अपना ध्यान मेरे कैमरे की तरफ रखिएगा। अभी आपको मेरा कैमरा दिखाई दे रहा है? हाँ जी। तो देखिए, जैसे ये है, मोबाइल फोन की बात करें तो जनरली पकड़ने के तरीके ये होता है, या तो ऐसे फोटो लेते हैं या ऐसे लेते हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, थोड़ी सी अपनी आदत को सिर्फ ऐसे फोटो लेने से बदलिए। ऐसी फोटो सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलती हैं या सोशल मीडिया पे। अगर आप थोड़ा सा कुछ प्रोफेशनली करना चाहें, जैसे आपको ग्रुप फोटोज लेनी है या आपको कभी कुछ ऐसी चीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन करना है कि आप मान लीजिए अभी मैक में इंस्टीट्यूट में कोई क्लास हो रही है, आप वहां पे फोटो ले रहे हैं जो कि वेबसाइट में जाएगी। वेबसाइट्स में ऐसी फोटोज कभी नहीं जाती। इवन वीडियोस आप यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब आप इस फॉर्मेट में नहीं देखते हैं, इस फॉर्मेट में आप रील देखते हैं। यूट्यूब के लिए ये फॉर्मेट रहता है। तो कभी भी कुछ सीरियस काम है फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो आपका पहली बात तो आपका कैमरा जो है वो पोर्ट्रेट मोड में ना होके लैंडस्केप मोड में, या वर्टिकल ना होके हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ये एक चीज है। अब इस केस में भी जो हम बात कर रहे हैं कि शेक्स वगैरह कैसे बचाए जाएं, उस पर बात करेंगे। और सिमिलरली अगर मैं एक DSLR की बात करूं, आपके पास एक प्रोफेशनल कैमरा है, इसको आप कैसे होल्ड कर रहे हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप किस ढंग से अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मोबाइल या इसकी दोनों केस में ही बात करता हूँ। एक चीज क्या होती है, जब भी आप कैमरा पकड़े, यूजुअली हमारी आदत ऐसी होती है शुरुआत में, जैसे मैंने अभी कैमरा पकड़ा है, तो इस केस में आप देखिए मेरे आर्म्स और मेरे शरीर के बीच में काफी गैप है। तो इस केस में क्या होता है, मान लीजिए कहीं से मुझे झटका लगता है या मैं हल्का सा भी हिलता हूँ, देखिए मेरा हाथ बहुत ज्यादा हिलेगा। या पीछे से कोई आता है, मुझे हल्का सा अपना शोल्डर टच करके जाता है धक्का मार के, मैं पूरा कैमरा हिल जाएगा फिर। तो ऐसे सारे केसेस में आपका आपका बेसिक टिप होती है, आपकी जो आर्म्स है वो आपके शरीर के करीब होनी चाहिए। आपकी एल्बोज टग्ड इन टुवर्ड्स योर बॉडी एंड देन यू एम। जब आप इस ढंग से करेंगे तो आपकी बॉडी का पूरा शेक कम हो जाएगा। सेम चीज अप्लाई होती है आपके मोबाइल फोन में भी। ऐसी फोटो लेने के बजाय एक बार कोशिश कीजिएगा अपने घर में, अभी ट्राई कर सकते हैं, अपने फोन को एक बार ऐसे पकड़िए और देखिए कितना ज्यादा हाथ आपका हिल सकता है। इसी चीज को थोड़ा सा अपने आर्म्स को बॉडी के क्लोज टक इन करके देखिए एंड फिर देखिए आपका हाथ कितना स्टेबल है। इवन जब आप मोबाइल से वीडियो लेने की कोशिश करते हैं तब तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अपने आप प्रोफेशनल कैमरा को तो एक ट्राईपॉड में रख लेंगे। अगर आपका मोबाइल ट्राईपॉड में नहीं है, मान लीजिए आप अपने घर में बैठे आप किसी का वीडियो शूट कर रहे हैं, इवन मान लीजिए आप रील के लिए ही कर रहे हैं, आप ऐसे ही कर रहे हैं, अगर आप आर्म्स टक्ड इन नहीं है तो आपके कैमरे में शेक होने के चांसेस ज्यादा है। उसी चीज को आप अपनी एल्बोज को बॉडी के क्लोज रखिए, आप देखेंगे आपका वीडियो या आपकी फोटोज बहुत हद तक स्टेबल आएंगी। सिमिलर सी चीज है, मान लीजिए यहाँ पे कोई फूल रखा हुआ है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल को मान लेते हैं, ये यहाँ पे रखिए, यहाँ पे कोई बटरफ्लाई या कुछ है, मैं उसकी फोटो लेने के लिए ऐसे बैठा हूँ। आप जब आप ऐसे बैठे रहेंगे तो आप बहुत देर बैठेंगे तो आपकी हाथ या आपकी आर्म्स दुखने लगेंगी। उस केस में भी हाथ को स्टेबल रखना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू होल्ड योर कैमरा अगेंस्ट ग्रेविटी। नीचे पुल आ रहा है और आप अपने हाथ को ऐसे पकड़, तो ऐसे केस में कोशिश कीजिए आप अपने हाथ आर्म्स को अपनी थाइज में या किसी जगह पे सपोर्ट करके रखें जब भी आप अपने कैमरे को नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपके कैमरेज में शेक्स नहीं आएंगे। पिन करना जैसे आप अपने फूलों की फोटो लेते हैं, बटरफ्लाईज की फोटोज लेते हैं, इंसेक्ट्स की फोटोज, अगर उस तरह की फोटोग्राफी आप कर रहे हैं तो उस केस में आपका कैमरा बहुत ज्यादा स्टेबल होगा देखिए अगर आप अपने कैमरे को इस ढंग से होल्ड करेंगे। तो ये एक चीज है जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई नीचे के ऑब्जेक्ट्स की फोटोग्राफी कर रहे हैं, अपने हाथ को आर्म्स को कहीं पे टिका दीजिए। चाहे यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा रेलिंग है तो आप वहां पे अपना हाथ ऐसे टिका सकते हैं जिससे कि आपका हाथ सपोर्ट में रहे। जब आप ऐसे शूट कर रहे हैं, कीप योर एल्बोज क्लोज टू योर बॉडी। और इसमें एक और चीज होती है, मोबाइल फोटोग्राफी में उतनी मुश्किल नहीं होगी जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में है। आप जूम वाले लेंस के साथ शूट कर रहे हैं तो उसमें एक और चीज सजेस्ट की जाती है, जो आपको, अगर आप लोगों में किसी ने शूटिंग की है गन से या आर्चरी की है, वहां भी ये सजेशन दिया जाता है। वो ये होता है कि जब भी आप शूट करने के लिए अपने कैमरे को होल्ड करते हैं तो उस समय सांस मत लीजिए। अभी देखिए, अगर मैंने ऐसे पकड़ा हुआ, मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट करूंगा तो मेरी बॉडी में एक शेक आएगा। तो जिस समय आप फोटो लेने के लिए रुके हुए हैं उस टाइम पे अपनी बॉडी को और स्टेबल करने के लिए जस्ट स्टॉप ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट फॉर सम टाइम। तो आप ऐसे करके आप शूट करेंगे तो आपका हाथ और ज्यादा स्टेबल रहेगा। इन चीजों में बहुत बेसिक से टिप है, लेकिन इनसे फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, जो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। तो यहाँ पे किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस छोटी सी चीज पे? ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, अच्छा जैमी आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। सर मैं ये कहना चाह रहा था, आपने एंगल बता दिया हाथों का, और सर जो हैंडलिंग करनी है कैमरा की वो भी एक बार सर दिखा दीजिए तो ज्यादा बेटर मतलब रहेगा। हैंडलिंग से आपका क्या मतलब है? मतलब सर जैसे ये आपने शोल्डर वाला बताया था, सामने से जैसे फ्रंट से जो उंगलियों से कैसे कैमरा पकड़ते हैं वो एक बार पूछना चाह रहा था। अच्छा, तो देखिए, ठीक है, अगर देखिए दोनों केस में कैमरा पकड़ने में और कुछ नहीं है। कैमरा पकड़ने में आपको कैमरा वैसे ही पकड़ना है, बस अपने हाथों को जिस समय, खासकर जिस समय शेक के चांसेस ज्यादा हैं, जिस समय कैमरा हिल ज्यादा रहा है, मान लीजिए आप ऐसी जगह पे खड़े हैं, मान लो ट्रेन में बैठ के फोटो ले रहे हैं, कैमरा कंटिन्यूसली सर एक छोटा सा सजेशन है, ये आप ना स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दीजिए तो आपका वीडियो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो ओके, लोग हाँ लोग फोन बेटर से है, देख रहे होंगे, उनको ज्यादा ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हाँ सॉरी, राइट, हाँ, मेक सेंस। तो अभी देखिएगा, जैसे मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, ट्रेन में आप कंटिन्यूसली आपका हाथ हिल रहा है, उस केस में आप बॉडी के करीब रखेंगे, आपका हाथ हिलना कम हो जाएगा। वहां पे एक सिचुएशन है जहां पे आप ये चीज को, आप क्या कर सकते हैं कि अपने कैमरे को और ज्यादा स्टेबल कर सकते हैं, फर्स्ट सिचुएशन। लेकिन हैंडलिंग के केस में कुछ नहीं, आपको कैमरा ऐसे ही पकड़ना है। एक चीज हो सकती है वीडियो के लिए, जब आपको कैमरे को और स्टेबल बनाना है तो ये तरीका भी काफी कारगर होता है। आप अपने कैमरे को एक हाथ में ऐसे टिकाएं और इससे आप अपने कैमरे को ऐसे मूव करें। वीडियो के लिए ये भी एक सजेशन होता है कई बार जब आप वीडियो ले रहे हैं। लेकिन मेन चीज है, कैमरे को किसी भी तरह से आपको स्टेबल बनाना है। सिमिलरली डीएसएलआर आप होल्ड कर रहे हैं, डीएसएलआर में एक चीज होती है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हमेशा लेंस के नीचे रखिए। कई बार लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे फोटो लेते हैं, मैंने देखा है, हाथ ऊपर करके। तो जब आप ऐसे करेंगे आपको कैमरा फिर से नीचे पुश करेगा। एक हाथ नीचे रखिए, आप इस ढंग से फोटो लेंगे तो आपका कैमरा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो बाकी फ्रेमिंग वगैरह की बात हम आगे करेंगे, बट इस पार्ट में आप लोगों को कोई और डाउट या और कुछ सवाल? सर लेंस को ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना ना, अगर ज्यादा टाइट पकड़ लिया तो सर कुछ सेके क्या टाइट में। देखिए, लेंस को पकड़ना ही नहीं है आपको, लेंस को सिर्फ आपने सपोर्ट देना है, सिर्फ ऐसे। और मैं यहाँ से, ये मेरा जूम इन जूम आउट रिंग है, ये मेरा फोकसिंग रिंग है, मैं इनको मूव करूंगा लेकिन मैंने इसको सिर्फ सपोर्ट देना है। ठीक, और ओके देखिए, सर। जैसे जब जूम लेंस होता है आप देखेंगे उनमें ये भी होता है, ये ट्राइपॉड में लगाने का। जैसे आपने देखा होगा जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं वो अपने कैमरे को जब ट्राइपॉड में लगाते हैं तो अपने लेंस को ट्राइपॉड में लगाते हैं ताकि ये हाथ का फंडा ही खत्म हो जाए। सीधे यहाँ से देखो और शूट करो। तो आपको अपने लेंस को बस सपोर्ट देना है ताकि आपका लेंस जो नीचे को पुश करे, आप उस चीज को हैंडल कर पाओ। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं अब अपने मेन टॉपिक्स की तरफ, जहां पे हम कॉम्पोजिशन की बात करेंगे।
तो आई होप अभी आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, हाँ जी। है ना? एक सेकेंड। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो अभी सबसे पहली चीज की मैं बात करूंगा, ये एक ऐसी चीज है जो मिस्टेक मेरे ख्याल से हर कोई करता है। हम सब लोग जब इस तरह की फोटोग्राफी करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक हम सबसे हो सकती है अपनी फोटोग्राफी करते हुए, जो है हॉराइजन लाइन की मिस्टेक। ये ऐसी चीज है जिसका मैं भी एग्जांपल दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। मान लीजिए आप इस तरह की कोई फोटो लेना चाह रहे हैं, कहीं बीच वाली जगह पे गए, यहाँ पे तो ठीक है, मुझे ये डॉल्फिन आती हुई नजर आ रही थी, यहाँ पे डॉल्फिन ना मान के आप मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त की, अपने किसी फैमिली मेंबर की एक पोर्ट्रेट ले रहे हैं बीच के किनारे खड़े होके। तो आपका ध्यान क्या होगा? आपका फोकस अपने फ्रेंड पे या अपना जो भी आप जिसकी फोटो ले रहे हैं उस पे होगा, और आप ये भूल जाते हैं इस प्रोसेस में, ये पीछे आपको ये हॉराइजन लाइन दिख रही है जिसे बोलते हैं हॉराइजन, ये जहाँ पे आपका सी की जो लाइन है, या जैसे जब सनसेट होगा वो इस ढंग से होगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है वो अगर आप देखेंगे ये लाइन यहाँ पे टिल्टेड है। और इस तरह की जो ये मिस्टेक्स है, ये बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है। मैं इस ढंग ये इसका इंपॉर्टेंस इतना है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कई बार अगर आप किसी ऑनलाइन फोटोग्राफी कंपटीशन में भी अपनी फोटो सबमिट कर रहे हैं और आपकी फोटोज में इस तरह की मिस्टेक्स हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो आप लोगों की फोटोज को रिजेक्ट कर सकता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट सी चीज है। और इसका विजुअली क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको अगली इमेज दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। दोनों सेम इमेज है, आप डिफरेंस देखिए। डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? ये बिफोर, दिस इज आफ्टर। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको अभी? यस। तो आप देखिए, सिर्फ इस इमेज को मैंने एडिट में सही किया है। मैंने क्या किया है, पीछे की जो हॉराइजन लाइन है उसको स्ट्रेट किया है। उससे मेरा कॉम्पोजिशन या उससे मेरी इमेज कितनी ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये टेढ़ा है, ये आपकी आंखों को चुभती है ये चीज कि कुछ गड़बड़ है इस इमेज में, लेकिन यहीं पे इस इमेज को मैंने सीधा किया, कितना ज्यादा प्रोफेशनल और कितना ज्यादा बेटर लग रही है सिर्फ एक पीछे की लाइन को सही करने से। और ये प्रॉब्लम सिर्फ सी के सामने या इस नेचुरल लैंडस्केप्स में ही नहीं आती है। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड या किसी अपने दोस्त की फोटो आप ऐसे ले रहे हैं कि किसी दरवाजे के सामने खड़े हैं, तो जो दरवाजे के ऊपर का जो बीम होती है, जो वो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो टिल्टेड दिख रही है तो वो भी फोटो में गड़बड़ है। आप किसी इंसान की फोटो किसी टेबल के सामने या किसी स्ट्रेट लाइन के सामने ले रहे हैं और ऐसे लीजिए कि जो स्ट्रेट लाइन है वो टिल्टेड दिखाई दे रही है, तो ये बहुत मेजर मिस्टेक भी है। और इससे आपकी इमेज की जो क्वालिटी है, जो विजुअल उसका अपील है, वो हमेशा डिक्लाइन होगा। तो ये बात बहुत माइंडफुल होकर इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप इस तरह की फोटो ले रहे हैं, आपके कैमरे में से ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। और इस चीज को easy बनाने के लिए हम सबके फोन्स में ग्रिड लाइंस भी होती हैं आजकल। अगर आप अपने फोन में देखेंगे वो लाइंस आ जाती हैं ऑलरेडी। अगर आप उसमें ग्रिड इनेबल करेंगे तो आप किसी भी लाइन के ऊपर या हॉराइजन लाइन को रखिए और उसे स्ट्रेट करके देखिए, तो आपके फोन में आजकल ऑलरेडी ये सुविधा है कि आप इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। तो ये एक पहली चीज है जो बहुत कॉमन मिस्टेक है। सर, तो आपने हाँ, किसी एक का शायद दो चीज क्वेश्चन है। बोली, आपने दो चीज बोली इसमें। हाँ। एक तो है जैसे मेरे टाइप के फोटोग्राफर्स हैं जिनको भैया आता ही नहीं है, मतलब मैं आई विल बी द लास्ट इन माय फैमिली टू क्लिक अ फोटोग्राफ, राइट? सो उस पे होता क्या है, ये वाली जो पहली वाली फोटो दिखाई आपने, वो गलती तो 100% होती है, बट जिससे गलती हो गई, राइट, ग्रेड हाँ। या जो चीज है वो भी कई बार हाँ। कॉम्प्लिकेटेड लगती है, हाँ। समझ नहीं आता है, तो वो बिल्कुल एडिटिंग में ठीक बिल्कुल हो जाता है, इज व्हाट यू आर बिल्कुल। सेइंग। हाँ एग्जैक्टली। और एडिटिंग में भी मेरा मतलब ये नहीं है कि एडिटिंग आपको बहुत कोई एडवांस एडिटिंग करनी है। आप अपने मोबाइल फोन का जो इनबिल्ट, जैसे इवन एंड्रॉइड में आपका, जहाँ पे आप फोटो जब गैलरी में जाते हैं, नीचे एडिट ऑप्शन होता है, एंड्रॉइड में भी होता है, आईफोन में भी होता है। आप वहीं पे आप देखेंगे जहाँ पे क्रॉप ऑप्शन आता है आपके फोन्स में, उसी जगह पे क्रॉप के साथ रोटेशन का ऑप्शन भी होता है, या हल्का सा स्लाइट एंगल, हल्का सा इमेज को टेढ़ा करना, टिल्ट करने का, वहीं पे आप ये चीजों को फिक्स कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी चीज है। आजकल के जितने मॉडर्न डे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, आपका इनबिल्ट कैमरा की गैलरी सॉफ्टवेयर, सब जगह ये चीज होती है कि आप इसको कर सकते हैं। गाइस प्लीज और नोट इन ये केस, ऐसी चीज है अमित। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ बस इन लोगों को कि हाँ जी, यार तो मैं बोला प्लीज नोट, अगर कहीं पे किसी को समझ नहीं आता है, एनीबडी हु मिसेस दैट, हाँ probably please let us know also in the comment box and then they can बिल्कुल भैया क्या करना सर। बिल्कुल। और जैसे देखिए, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपकी इमेज खत्म हो गई। ये प्रॉब्लम हर इंसान करता है।
इवन प्रोफेशनल्स करते हैं। इवन आज के दिन में जब मैं मुझे रिलेटिवली काफ़ी अब एक्सपीरियंस है, लेकिन तब भी कई बार ऐसा होता है कि जब मुझे अचानक से फ्रेम करना है, कई बार ऐसी इमेजेस होती है जो आपको तुरंत शूट करनी होती है, जहाँ पे आपका टाइम नहीं होता। उन सिचुएशंस में ये गलतियाँ वहाँ पर मुझसे भी बहुत बार होती है। तो उस केस में क्या आपको पता है गलती हो गई, उसके बाद तुरंत आपको अपने एडिट में जाके अपनी इमेज को ये फिक्स करना है। बस आपको अपना होराइजन को स्ट्रेट रखना है, खत्म। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पे किसी और का कोई डाउट नहीं है तो अब देखिए, अब हमारा पहला जो रूल ऑफ कॉम्पोजिशन है कि अब हम बात इस चीज में कर रहे हैं कि हमें अपने कैमरे को से फोटोज लेते हुए क्या हम अलग कर सकते हैं। हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ये तो एक कॉमन मिस्टेक थी, होराइजन को टेढ़ा नहीं होना है। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे, इमेजेस को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए, जो हम जिन रूल्स की बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स में, ये यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये साइंस के रूल्स नहीं है, ये आर्ट के रूल्स है। और आर्ट के रूल्स और साइंस के रूल्स में क्या डिफरेंस है? साइंस के रूल्स हैं जो यूनिवर्सली करेक्ट होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ भैया सूरज ईस्ट से निकलता है तो ईस्ट से ही निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी कंट्री बदल दें वहां पे वो आपका उसकी डायरेक्शन बदलेगी। या मैं आपको कोई भी जो साइंस के रूल्स हैं वो हमेशा, अगर मैं बोल रहा हूँ लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। लेकिन जो आर्ट के रूल्स होते हैं, आर्ट के रूल्स में ये होता है कि ठीक है, आप एक रूल फॉलो ना करें कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा रूल फॉलो करें। आर्ट के रूल्स सिर्फ आपको एक डायरेक्शंस देने के लिए होते हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी इमेज अच्छी और सुंदर हो सकती है या होंगी। और जरूरी नहीं, जैसे आर्ट के मान लो 10 रूल है, साइंस के अगर 50 रूल हैं दुनिया में, 50 के 50 रूल हर सिंगल टाइम में सच होते हैं। लेकिन आर्ट के केस में ठीक है, अगर आपको, जैसे अभी मैं रूल ऑफ थर्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको ये फॉलो नहीं करना, आप दूसरा रूल फॉलो कर सकते हैं, दूसरा नहीं तो तीसरा। मतलब ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे आप अपनी इमेज को और सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए रूल ऑफ थर्ड की बात करते हैं, फिर इस पे आएंगे कौन सा रूल फॉलो करना है कौन सा नहीं करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से ग्रिड की बात कर रहा था। तो आप अपने कैमरे में इस तरह की ग्रिड को इनेबल कर सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके, ये हर फोन में आजकल पॉसिबल है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो गूगल कीजिए, अगर आपको नहीं पता है कहाँ से होता है, गूगल में सर्च कीजिए कि अपने फोन का मॉडल नंबर डालिए, बताइए कि इसमें कहाँ से मैं अपनी ग्रिड इनेबल कर सकता हूँ। आपको ऑप्शन मिल जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने फोन्स पे इस तरह की ग्रिड को इनेबल कर दीजिए। तो अब जो ये रूल ऑफ थर्ड है, ये रूल ऑफ थर्ड ना सिर्फ फोटोग्राफी में यूज होता है, ये डिजाइन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और जैसे अगर आप में से कई लोग मैक में एनिमेशन और ये सारे कोर्सेज करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप लोग वहां भी इसको कहीं ना कहीं आप इन चीजों को समझेंगे डिजाइन रूल्स में। ये एक ऐसा रूल है जो हर तरह के डिजाइन में यूज होता है। बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स इसको यूज करते हैं, बहुत सारे एनिमेटर्स इसको यूज करते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स इसको यूज करते हैं। अब इस रूल के हिसाब से क्या होता है कि कभी भी आपको किसी सब्जेक्ट की फोटो लेनी है तो आप अपने सब्जेक्ट को कैमरे के बीच में ना रखिए। तो कहाँ रखेंगे? तो आप अपने सब्जेक्ट को ऐसी जगह रखिए जो आपकी ये थर्ड वाली लाइंस का इंटरसेक्शन है, जहाँ पे लाइन कट रही है। तो इनमें से किसी एक पॉइंट पे अगर आप अपने सब्जेक्ट को रखेंगे तो वो विजुअली आपका सब्जेक्ट और अच्छा हो सकता है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ, तब आपको थोड़ा बेटर और आसानी से समझ में आएगा। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं पीपीटी आपसे शेयर होगी तो आप ये तभी चीज पढ़ लेंगे। तो आप सबसे पहले आप ये इमेज देखिए। इस इमेज में मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है? आदमी, आप लोगों को देखिए क्या लग रहा है सब्जेक्ट क्या है इस इमेज में? सूरज आदमी है। सब्जेक्ट सर मुझे स्काई लग रहा है। सॉरी, आप लोगों की आवाज थोड़ी, मुझे दोनों की आवाज नहीं सुनाई दी, आप जो जो लोग बोले। सर सब्जेक्ट मुझे लग रहा है जो कैमरे से फोटो खींच रहा है वो बंदा है सब्जेक्ट सर। ठीक है ठीक है ठीक है। किसी और ने भी बोला था, आप एक बार बताएंगे जो भी। सनलाइट। नहीं नहीं नहीं। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी इमेज में किसकी स्टोरी है। आप कभी भी कोई इमेज देखेंगे, आपको इस इमेज देख के क्या लग रहा है? अगर मैं आपको ये बोलूं चलिए इस इमेज के बारे में 5 सेंटेंस लिखिए, आप क्या लिखेंगे? सर सबसे पहले आप यही होगा कि एक लैंडस्केप है। सॉरी, हाँ आप कुछ बोल रहे हैं? सर मैं बताऊं हाँ बोलिए। सर, इसमें दिखाया गया, फर्स्ट दिखाया गया एक बंदा जो फोटोग्राफर है वो किसी नेचर की या लैंडस्केप की फोटोग्राफी कर रहा है। पहला तो ये लग रहा है। हाँ नहीं चलिए दूसरा ठीक ये है। अभी ठीक है, अभी आप यहीं पे रुकते हैं, इसके बाद बात करेंगे। आप सही जा रहे हैं, मैंने इसलिए रोका आपको, सॉरी। बात यही है कि देखिए मेन चीज है, एक लैंडस्केप है, लेकिन लैंडस्केप में एक फोटोग्राफर उसको ले रहा है। तो यहाँ पे मेन किसकी कहानी है आपकी इमेज में?
अगर आप यहाँ पे अपना किसी अपने फ्रेंड की भी फोटो लेते हैं तो वो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है इस लैंडस्केप के बीच में। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, जब ये सब्जेक्ट साइड में है तो इससे क्या हो रहा है, ये देखिए सब्जेक्ट जो मेरी इसकी पोजीशन है ये 1/3 में है। अगर मैं देखूं मेरा सब्जेक्ट यहाँ है इस लाइन के पे, तो इससे क्या हो रहा है, आप इस सब्जेक्ट की नजर से इस फ्रेम को देख रहे हैं, वो फोटोग्राफर कैसे दिख रहा है। और डिजाइन में, जैसे मैंने बोला था, डिजाइन में बहुत सारे डिजाइनर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स इस रूल को इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह से आपकी इमेज में बहुत सारा वाइट स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप डिजाइन की चीजें लिख सकते हैं। अगर आप इस इमेज से पोस्टर बनाना चाहें, आप यहाँ पे बहुत सारे हमें एरिया मिलेगा। मैं इसके और एग्जांपल दिखाऊंगा जहाँ पे आप चीजों को प्लेस कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा। चलिए इसके बाद 1 मिनट हो गया, इस इमेज में वापस आते हैं। पहले इस इमेज की बात करते हैं। जैसे ये इमेज है, इस इमेज में मेरा सब्जेक्ट लेफ्ट थर्ड में है। तो कहीं पे भी अगर आपको इस इमेज का एक पोस्टर बनाना है, हो सकता है मैं फोटोग्राफी वर्कशॉप का ये पोस्टर बनाऊं या किसी और चीज का पोस्टर बनाऊं, ये मेरे लिए बहुत आसान रहेगा। सब्जेक्ट मेरा 1/3 में है और इस थर्ड में मैं यहाँ पे इमेज में बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ। इसलिए डिजाइन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, फोटोग्राफी में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने यहाँ पे देखा, मैं फिर से पुरानी इमेजेस में जाता हूँ। आप अपने पूरे फ्रेम को, अपने पूरे लैंडस्केप को एक सब्जेक्ट की नजर से भी देख पा रहे हैं। वहां पे सब्जेक्ट भी है और आपका इमेज भी दिख रही है। मैं दूसरी इमेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये एक छोटी सी शिप है। और यहाँ पे भी अगर आप एक चीज देखें, ये शिप मेरे फ्रेम के 1/3 में है और इवन ये जो हॉराइजन लाइन है ये भी सेंटर में ना होकर थोड़ा लोअर थर्ड की तरफ है। और जब मैं आपसे थर्ड बोलता हूँ, जरूरी नहीं आपको बिल्कुल नाप के, स्केल से नाप के यहीं पे रखना है। आप थोड़ा सा भी सही डायरेक्शन में ले जाएंगे, आपकी इमेज सही आएगी, क्योंकि ये आर्ट का रूल है। बिल्कुल आपको एकदम 100% मेजर नहीं करना, आपको इमेज में वो ब्यूटी लानी है। तो इस ढंग से जब आप अपनी एक इमेज कंपोज करते हैं तो आपकी इमेज में बहुत सारा वाइट स्पेस रहता है, जिसको आप या तो आप टेक्स्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, या आपकी इमेज में आपको पूरी एक, देखिए यहाँ पे मुझे लैंडस्केप भी दिख रहा है, लैंडस्केप के साथ साथ मेरा एक सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है। मेरा सब्जेक्ट जो है वो लैंडस्केप को किसी भी ढंग से विजुअली हार्म नहीं कर रहा है। तो आप इस इमेज को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रेवल करते हैं, बहुत सुंदर सा लैंडस्केप है, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ दिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को फ्रेम के बीच में मत रखिएगा। इन सिचुएशन में बीच में रखेंगे तो मान लीजिए पीछे बहुत सुंदर पहाड़ हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो शायद उनसे वो चीज हाइड हो जाए। तो आप अपने सब्जेक्ट को एक 1/3 ऑफ फ्रेम में रख के इस तरह की फोटो ले सकते हैं। तो मोस्टली ये 1/3 वहां पे यूज होता है। दूसरा कहाँ पे यूज होता है, जैसे अगर मुझे फोटोज को डॉक्यूमेंटेशन के लिए वैसे यूज करना है। मान लीजिए मुझे, आप किसी एक इंसान की फोटो ले रहे हैं जिससे आपको पता है मुझे एक पोस्टर बनाना है अपनी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आप वहाँ पे अपने जो सब्जेक्ट है उसको आप लेफ्ट थर्ड में रख सकते हैं या राइट थर्ड में रख सकते हैं, और बाकी एरिया में आप इमेज में वो एरिया रख सकते हैं, वाइट स्पेस, जहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट डाल सकें। तो उन सारी सिचुएशंस में रूल ऑफ थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं यहीं पे आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाऊं, मैं सिंपली, आपको क्या करना है, घर जाने के बाद सारे रूल्स जो मैं बता रहा हूँ वो एक बार उनको ऐसे गूगल में डाल देना है, रूल ऑफ थर्ड फोटोग्राफी। आपको अपने आप गूगल में, और गूगल में जाके सीधे इमेजेस में जाना है, आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल निकल के आ जाएंगे। आप देख लीजिए, सब्जेक्ट है थर्ड में, यहाँ थर्ड पे, सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पे, यहाँ पे डॉग है, ये थर्ड पे, ये थर्ड पे, ये थर्ड पे, आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिख जाएंगे किस ढंग से सब्जेक्ट को रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग कंपोज किया हुआ है। अब ये फोटो देखिए, जैसे एग्जाम्पल चीता है, चीते को फ्रेम के थर्ड में रखा है, चाहिए तो बीच में भी रख सकते थे। सिमिलरली ये माउंटेन लायन है, इसको यहाँ पे राइट थर्ड में फ्रेम में रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इंटरनेट में भरे पड़े मिलेंगे, और आप धीरे धीरे आप बाकी फोटोग्राफर्स की, अब इंस्टाग्राम में शायद आप सब लोग होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जब आप वहाँ जाके कई और फोटोग्राफर्स की इमेजेस को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत सारे फोटोग्राफर्स रूल ऑफ थर्ड फॉलो करते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी? नो सर। ठीक। तो रूल ऑफ थर्ड एक चीज है, रूल ऑफ थर्ड में क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को फ्रेम की या तो 1/3 वाली लाइंस के अलोंग रखना है, या जहां पे 2 लाइन कटती है वहां पे रखना है। तो ये तो है रूल ऑफ थर्ड। तो रूल ऑफ थर्ड का एक और एग्जांपल ये देख लीजिए, ये बच्चा फ्रेम के थर्ड में है, जंप मार रहा है, तो इस समय पूरा सी दिखाई दे रहा है, ये लाइंस के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, जिससे समझ में आ रहा है। अब एक दूसरा रूल है जो ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, विच इज यूजिंग नेचुरल फ्रेम्स और फ्रेम विद इन द फ्रेम। आई एम सॉरी, ये थोड़ा मैंने जल्दी इसको वो कर लिया, ये लिखा था फ्रेम विद इन द फ्रेम। तो फ्रेम विद इन द फ्रेम क्या होता है,
जब भी आप बहुत वाइड शूट कर रहे हैं अपने लेंस में, मतलब वाइड का मतलब है जब आप जूम नहीं कर रहे हैं अपने कैमरे से, उस समय ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब जैसे आप ये इमेज देख लीजिए, इस इमेज में मेरा ये कैमरे का फ्रेम तो है ही, लेकिन देखिए मैंने ये जामा मस्जिद के गेट को इस ढंग से अपनी इमेज में रखा है कि मुझे पहले तो इसका एक फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर फिर दूसरा फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसी तरह से एक नेट जियो के बहुत फेमस फोटोग्राफर हैं स्टीवन मैककरी, उन्होंने इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन किया, बहुत बढ़िया फोटोज ली हैं। तो उनकी एक बहुत फेमस फोटो है, वेस्ट बंगाल की है या बांग्लादेश की है। एक ट्रेन है, ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और ट्रेन के हर खिड़की में एक पैसेंजर का चेहरा दिखाई दे रहा है। ये बहुत पावरफुल इमेज है। तो इस तरह से हम एक फ्रेम के अंदर फ्रेम, जैसे कोई घर की खिड़की से झांक रहा है, आप उसकी फोटो ले सकते हैं। आप कोई कार की खिड़की से देख रहा है तो आपने कार की खिड़की का फ्रेम बनाओ, उसके अंदर दूसरा फ्रेम लो। तो इस ढंग से हम नेचुरल फ्रेम्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके उसका भी वो फोटो ले सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, इस फोटो में अगर मैं डायरेक्टली ये हिमालयस की रेंज की फोटो लेता, बहुत सिंपल सी फोटो आती, बहुत ऑर्डिनरी फोटो आती, बहुत सारी ऐसी फोटोज है। सिर्फ इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये बेल्स की एक लेयर बना के इसकी मैंने जो फ्रेमिंग की है, इसकी वजह से यहाँ पे एक फ्रेम क्रिएट हुआ है जिस फ्रेम के अंदर मुझको ये हिमालयस दिखाई दे रहे हैं। और देखिए इस तरह की फोटोज के लिए जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये फोटो है, इससे पहले मैंने आप लोगों को ये फोटो दिखाई, ये इवन जो मैंने आपको ये रूल ऑफ थर्ड की फोटो दिखाई, इन सब फोटोज के लिए आपको कुछ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको ये कैमरा सेटिंग यूज करनी है या आपको कोई बहुत एडवांस कैमरा यूज करना है। आप कोई भी कैमरा लेके इस तरह की फोटोज क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं इसके बाद आपको कुछ अपने बहुत बेसिक मोबाइल से ली हुई फोटो दिखाऊंगा। मैंने कुछ साल पहले, मेरे पास एक रियलमी 3 प्रो करके कैमरा था जो 9-10 हज़ार रुपए का कैमरा था। मैंने उससे इतनी ज़्यादा इमेजेस ली हैं, और कुछ इमेजेस मैंने बीच में सिर्फ इस पर्पस के लिए ली थी कि मैं अपनी क्लासेस में ये दिखा सकूं कि आपको एक बहुत एडवांस कैमरे की ज़रूरत नहीं है अगर आप उस कैमरे को सही ढंग से इस्तेमाल करें। तो मैं वो एग्जांपल्स भी आप लोगों को अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि आपको ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि कभी हमारा जो मार्केट है वो इस ढंग से चलता है जहाँ हमें ये सिखाया जाता है, अरे भाई अगर तुम्हारे पास बहुत एडवांस कैमरा नहीं है, बहुत एडवांस लैपटॉप नहीं है, बहुत एडवांस ये नहीं, तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन जो आर्ट है उसके लिए आपको स्किल चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है आप कोई, आपके पास एक अच्छा कैमरा होगा तो नो डाउट आप और अच्छी फोटो ले पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपको मैं पर्सनली ऐसे फोटोग्राफर्स को जानता हूँ जिन्होंने शौक में, जिनके पास बहुत पैसा था, उनके पास 8-10 लाख के कैमरा इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी फोटोग्राफी, टू बी ऑनेस्ट, उनकी फोटोग्राफी में वो विजुअल इम्पैक्ट नहीं है। जब तक आप अपनी स्किल पे फोकस नहीं करेंगे वो नहीं आएगा। और कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल ज्योग्राफिक, आप सब जानते हैं कितनी बड़ी एजेंसी है, और नेशनल ज्योग्राफिक से बड़े मुझे नहीं लगता कोई फोटोग्राफर्स हैं जो उतने स्किल्ड और उतने एबल्ड फोटोग्राफर। एक नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको 2-3 साल लगातार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का अवार्ड, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला उनको, बीबीसी के बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले उन्हें, इंटरनेशनल बहुत जबरदस्त अवार्ड्स मिले। और वो कौन सा कैमरा यूज करते हैं, एक कैनन का T5i कैमरा था जो अभी मार्केट में 35 से 40 हजार रुपए का मिलता था 2-3 साल पहले, अभी तो आता भी नहीं होगा मार्केट। अब इमेजिन कीजिए एक वर्ल्ड का, अपने एक एरिया का बेस्ट फोटोग्राफर 35,000 का कैमरा यूज कर रहा है। आजकल हम लोगों के दिमाग में बस ये खुशी रहती है कि यार मेरे पास लेटेस्ट आईफोन नहीं है, मेरे पास लेटेस्ट कैमरा नहीं है, लेकिन जिसको अच्छी फोटो लेनी है वो किसी भी इक्विपमेंट से अच्छी फोटो ले पा रहा है। कैसे? अपनी फोटोज की कॉम्पोजिशन और अपनी फोटोग्राफी के आर्ट वाले पार्ट में फोकस करके। तो इसलिए जो भी अभी हम कॉम्पोजिशन की जो चीज़ें देख रहे हैं, इन सबको आप अपने घर में अपने बेसिक मोबाइल फ़ोन, अपने कैमरा जो भी आपके पास है उससे प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपकी ये कॉम्पोजिशन स्किल होगी, और आपको उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको बहुत अच्छे कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और तो मैंने सबसे पहले रूल ऑफ थर्ड की बात की, उसके बाद मैंने बोला यूजिंग नेचुरल फ्रेम्स, कि कैसे आप फ्रेम विद इन द फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एक लैंडस्केप लिया, उसके अंदर उसको एक किसी फ्रेम में रखा, या एक सब्जेक्ट लिया उसको किसी फ्रेम में रखा, तो इस तरह के भी यूसेज हम कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई सवाल या कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, तो जैसे हम इसके, मैं उसको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। फ्रेम विद इन द फ्रेम फोटोग्राफी, जस्ट एक आप
क्योंकि आपको एक वो पर्सपेक्टिव भी मिलेगा कि और फोटोग्राफर्स कैसे लेने। देखिए जिस तरीके से मैंने जामा मस्जिद की फ़ोटो ली थी, वैसे यहाँ पे ताजमहल की फ़ोटो है। ये देखिए किसी फोटोग्राफर ने ये ट्राई किया हुआ है। तो मतलब आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। मोस्टली लैंडस्केप में लोगों ने ऐसे यूज़ किया हुआ है। सिमिलरली आप देखेंगे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में लोगों ने यूज़ किया हुआ है, फ्रेम विद इन द फ्रेम। ये देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल बोल रहा था, कार के खिड़की के फ्रेम बना के, ऐसे ये देखिए कितनी प्यारी फोटो है, एक बच्चे की फोटो सिर्फ एक फ्रेम से झांकते हुए। तो इस ढंग से आप किसी भी तरह की फोटोग्राफी करें, आप लैंडस्केप ले रहे हैं, ये इमेज देखिएगा, बहुत ही बेसिक एग्जांपल ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी, बट कितनी बढ़िया फोटो है। बेसिक कॉम्पोजिशन, सब्जेक्ट को एक फ्रेम के अंदर रखा हुआ है। और अब जब इस तरह की आप इमेजेस देखते हैं, आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि इमेज में क्या कैमरे की सेटिंग रही होगी, कौन सा कैमरा यूज किया होगा। बेसिक सी चीज़ है, वो फोटोग्राफर ने अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स लगाई हैं जिनसे उस तरह की फोटोज ले पा रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स ऑनलाइन भरे पड़े मिलेंगे। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब एक तीसरी चीज़ है, एक और रूल के बारे में हम बात करेंगे, जो है लाइंस का इस्तेमाल। तो होता क्या है, देखिए फोटोग्राफी जो है, फोटोग्राफी एक 2 डायमेंशनल मीडियम है। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है, देखिए हमारी फोटो 3D तो होती नहीं, उसमें गहराई हमें नहीं दिख सकती है ना। तो किसी भी इमेज में अगर हम किसी भी तरीके से गहराई लाए कि मतलब हमें उसमें डेप्थ दिखने लगे, तो वो उस इमेज को और भी पावरफुल बनाता है। और उसका एक तरीका होता है यूजिंग लाइंस। अब लाइंस का कैसे इस्तेमाल होता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये इमेज देखिएगा, पार्किंग हो रही है। इस इमेज में अब आप लोग मुझे खुद बताएं पहले, जब आप ये इमेज एक बार देखिए, आपकी आईज कहाँ से कहाँ को गई, मुझे वो बताइएगा, खुद से बताइएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं अंदर करूँगा, मोटर के पहले आप नीचे। लोग मुझे बताइए। लाइंस जो हैं, जो वायरिंग लगी है, वायरिंग से स्टार्ट हुई थी, एंड तक गई है सर। जेम एंड तक कहाँ तक? एंड तक वो 2 बंदे खड़े हैं, वहां तक गई थी सर। अच्छा, तो आपने यहाँ से देखना शुरू किया और आपने फिर आप यहाँ तक गए। किसी और ने कुछ और ढंग से देखा या आपको कोई और कुछ और? हाँ जी बोलिए। लाइन से गई और मुझे तो स्काई के बहुत नियर तक गई। लाइक अगर अच्छा मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है टच अच्छा से अच्छा, काफी। तो देखिए ये चीज आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने आंसर दिया, नेचुरली आपकी आंखें यहाँ से चालू हुई होंगी और वो इन 2 लोगों तक पहुंची। ये एक ऐसी चीज है जो ये कोई किसी को बताए ना बताए, ये होता है। आपकी हमारी एक बेसिक टेंडेंसी है, हम लाइंस और पैटर्न्स को हमारी आंखें फॉलो करती हैं। तो इस तरह की लाइंस को हम लीडिंग लाइंस बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए ये आपकी एक तो इमेज में डेप्थ ला रही है, हमें गहराई दिख रही है इस इमेज में कि टुवर्ड्स द डेप्थ क्या है। और जो ये हमारे मेन सब्जेक्ट हैं, जो मेन 2 इंसान हैं इस इमेज में, वहां तक आपकी आंखें इन लाइंस को फॉलो करके गई है। ये लाइंस है, ये लाइन है, ये लाइन है। और जैसे आपने बोला आसमान, इवन अगर आप देखें यही लाइन से जाके आपका ध्यान आसमान की तरफ जाएगा। बहुत वैलिड पॉइंट था। तो इस तरीके से जो ये लाइंस हैं, लाइंस के इस्तेमाल से हम इमेज में डेप्थ देख सकते हैं और हमारी आंखें उन लाइंस को फॉलो करके इमेज को फॉलो करती हैं। तो कभी भी अगर अपनी इमेज में आप लाइंस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, लाइंस को शामिल करेंगे, तो आपकी इमेज और भी पावरफुल लगने लगेगी। जैसे मैं इसके कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये इमेज है, इस इमेज में बाय डिफॉल्ट, अगर आप ये इमेज को थोड़ी देर देखिए, चलिए एक बार, अब आप मुझे बताइए इस इमेज में आपकी आंखों ने क्या देखा, कैसे देखा? एक स्कूल नहीं कर पा रहे हैं। Seems like लाइंस snowfall लाइंस और area. 3 बंदे सर। सॉरी मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा। Maybe you can continue on. Sorry. लाइंस दिखाई दे गई थी और 3 बंदे थे सर। अच्छा, तो देखिए जैसे ये है, हाँ अमित, यू सेइंग समथिंग? So sorry sir, Vinod this side. हाँ जी विनोद बोलिए। So हम जो horizon line की बात करें ना, तो horizon line उसमें शो हो रही है, even though it ताकि shows तुम्हारे कि स्कूल से किसी ने ज्वाइन कोई किया है? snowfall area है जहाँ पे there were 3 travelers who are traveling there. हाँ जी, वो horizon line जो जिस परफेक्टनेस के साथ आनी चाहिए, जिसकी वजह से जो ऊपर के माउंटेन्स की डेप्थ है वो दिखनी चाहिए, वो दिखाई दे रही है। हाँ, तो देखिए पहली चीज, इसको मैं होराइजन नहीं बोलूंगा, क्योंकि होराइजन क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन, this जहाँ पे जैसे सूरज अस्त हो रहा this है, shows या this होराइजन shows your जहाँ पे personal connect। जो हमारा क्या बोलते हैं उसे, कि समझ रहे जहाँ हो? पे जैसे, ये इसे मैं result होराइजन है नहीं तुम्हारा बोलूंगा। होराइजन कि अगर मैं भैया कोई बोलूंगा, भी नहीं ज्वाइन इसको कर मैं रहा हमारे होराइजन स्कूल बोल से, सकता तो हूँ, फिर ये लाइन को।
कि जहाँ पे तभी तो आपको एंड दिख रहा अरे है, तो ये छुट्टी एक नॉर्मल छुट्टी लाइन करी तो है। इसीलिए लेकिन है, इस तभी तो लाइन में वर्कशॉप में आपकी ज्वाइन बाकी करेंगे। बात सही है कि हम और क्या जैसे काम देख है, रहे हैं मतलब हमें इसीलिए तो ये वर्कशॉप लाइन कितना दिखाई कराओगे, दे नहीं रही तो है, क्यों कराओगे और दिन में ये वर्कशॉप। जो पैटर्न है इसकी वजह से वो बर्फ अपना में इतना हमें गैप पर्सनल दिखाई कनेक्ट दे तो रही है, होना चाहिए और ये कि किसी को लाइन की स्कूल में वजह बोल से के कि हमें सर मैं पता है फ्लोर ये जो कराता हूँ, ये ट्रैवलर देखिए जो मैं ये जिन जो लोग दिखाई दे स्क्रीनशॉट रहे हैं मैंने ट्रैक करा करते दिया है, हुए, ऐसा ये मत इसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये इमेज को एक सेंस ऑफ किसी भी डायरेक्शन प्रिंसिपल दे ने रहा है। मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, किसी तो भी क्लास टीचर कभी ने भी हमारी स्क्रीनशॉट इमेज भेजा में एक कि भैया लाइन ये होती हमारे है, पेरेंट्स की तो रोड में देखिए चला अपने गया। आप एक स्टोरी टेलिंग है, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है लोग कहाँ जा रहे हैं, फिर ये लाइन देख के ही आप समझ जाएंगे ये यहाँ की तरफ और जा वो रहे वाला हैं। तो स्क्रीनशॉट लो ये है जिसमें कि लाइंस का इनके इस्तेमाल। वो हैं, जैसे वो इसमें है मैं आपको तुम्हारे और पास एग्जांपल देता हूँ, जैसे ग्रुप ये का है, ये कुछ फोटोज है जो मैं क्या कहते ऑब्जर्व हैं, कर रहा था, लिंक, एक मैंने बेसिक फोन से ली है। तो वर्कशॉप का इस लिंक इमेज है। में भी अगर आप देखेंगे आपका बाय हाँ, डिफॉल्ट वो यहाँ पे लिंक एक के चीज साथ मिसिंग है, सेट वो नाउ एक करके वो सब्जेक्ट। एक भिजवाओगे, जो इंसान होता तो जिसके इमेज साथ और तुम्हारे अच्छी सबसे लगती। अच्छे कनेक्ट लेकिन है, ये इमेज जिस क्या भी है, आप देखते ही इतने समझ दिनों में जाएंगे ये जिससे भी लाइन सबसे आपकी अच्छे जंगल, बने हैं ये जो उसको रोड बोलो है ये कि सर जंगल एक बार के अभी बीच की भिजवा दो, तरफ अभी जाए। वो लाइव ऐसे ही बड़ी यहाँ पे बढ़िया जो चल रही है। लाइंस होती हैं, लाइंस का ठीक है। और अच्छा इस्तेमाल फोटोग्राफी हो का शौक सकता तो है आप अगर लोगों को लाइंस भी होता है, तो डायगोनल हो आप लोगों को या होता है, अपने टेढ़ी बच्चों हो। को होगा, इस किसी को इमेज में भी, आप तो देखिए जब ये इरेस्पेक्टिव ऑफ लाइन द एज टेढ़ी आती है कराओ। तो इससे ज्योमेट्रिक शेप्स बनते हैं इमेज में। तो यहाँ पे आप देखिए एक ट्रायंगुलर इमेज शेप बन रहा है इमेज में। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि हमारी जो आंखें हैं उन्हें ज्योमेट्रिकल शेप अपने आप पसंद आते हैं। कहीं भी आपकी आंखों को सर्कल दिखे, पैटर्न्स दिखें, ये सब दिखें, तो आपकी आंखें उनको अपने आप फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर भी यही है, आपकी आंखों से एग्जाम्पल दिखाऊंगा आप लोगों को। अब जैसे ये इमेज है, ये मैंने अपनी फ्रेंड की पोर्ट्रेट ली थी। तो यहाँ पे देखिए इस केस में क्या हुआ था, मैं उनकी बेसिक पोर्ट्रेट ले रहा था, तभी मैंने दूर से देखा एक ट्रेन आ रही थी, तो मैंने बोला थोड़ा सा रुक जाते हैं, और ट्रेन कोइंसिडेंटली बड़ी कलरफुल थी। तो अब जैसे देखिए ट्रेन की आने की वजह से ये जो पीछे एक लाइंस का एक पैटर्न बना हुआ है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये है किस ढंग से हम लाइंस को अपनी इमेज में शामिल करके इमेज को और सुंदर बना सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं इस तरह की ये वाली इमेज दिखाता हूँ आपको, इससे पहले वाली ये जैसी इमेज है, जब मैं ऐसी इमेजेस लेता हूँ कई बार लोग मुझसे, बहुत लोग बोलते हैं अरे लाइंस वगैरह तो आपसे लैंडस्केप फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं। मतलब आप लैंडस्केप या आप नेचर की फोटो ले रहे हैं वहाँ पे ले सकते हैं, पोर्ट्रेट में तो ये हो ही नहीं सकता। मुझे लोगों की फोटो लेनी है, मुझे फैशन फोटोग्राफी करनी है, वहाँ पे तो ये हो ही नहीं सकता। तो मैं बोलता हूँ ये कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपको, जैसे में ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखिए लाइंस कैसे इस्तेमाल की हुई है। सिमिलरली यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए एक फ्लाईओवर था, मैंने उस फ्लाईओवर को डायगोनल लाइन की तरह रखा है, वरना फ्लाईओवर बड़ा अजीब सा लग रहा था पीछे। अब जस्ट बिकॉज ये इस ढंग से मैंने रखा है, तो एक डायगोनल लाइन से एक बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल शेप मेरी इमेज में बना है, जो और सुंदर लग रहा है। तो कभी भी आप लाइंस का इस्तेमाल करके अपनी इमेजेस को और सुंदर बना सकते हैं। जैसे ये है, ये मैंने किसी डिजाइनर के लिए शूट कर रहा था, तो मैंने वाइड लेंसेज, अगर आप यहाँ देखें ये लाइन, ये लाइन, दीज आर लीडिंग लाइंस, इन लाइन से जाके बाय डिफॉल्ट आपकी आंखें फोटोशूट कर लो यार। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये लाइन से एक ज्योमेट्रिकल ये शेप बन छोड़ो। रहा है, ब्लू कलर का, जो कलर भी एक आया हुआ है। तो कभी भी आपकी आंखों को शेप्स दिखेंगे, लाइंस दिखेंगी, तो वो आपकी इमेज को और भी प्लीजिंग बनाएगा। तो ये लीडिंग लाइंस के भी बहुत सारे एग्जांपल हमें ऑनलाइन में मिल सकते हैं, जिस पे भी हम देखेंगे। सिमिलरली लाइन जरूरी नहीं है लीडिंग है, अगर वहाँ पे नेचुरल शेप्स हैं, जैसे पहाड़ों में अक्सर नदी होती है, वो एक बहुत सुंदर सा ऐसे एस शेप बना के वो आगे बहती है, तो वो बहुत सुंदर लग सकती है लैंडस्केप में। जैसे अब ये इमेज है, ये एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी के लिए एक असाइनमेंट था, तो वहां पे मैं ये ले रहा था, मैं नॉर्मली भी अपने सब्जेक्ट की फोटो ले सकता था, यहाँ पे मैंने लाइंस का इस्तेमाल किया। अगर आप देखिए ये लाइन एकदम कर्व्ड होके इमेज में आ रही है। सिमिलरली आप ये देखिए लाइंस की वजह से पैटर्न्स यूज हुए हैं नीचे, इनसे कितना सुंदर इफेक्ट बन रहा है। तो आप देखिए आपकी इमेज को सीधे शूट करने के बजाय दाएं बाएं आप लाइंस का कैसे इस्तेमाल अपनी इमेज में कर सकते हैं, वो आपकी इमेज को बहुत इफेक्टिव और सुंदर बना सकता है। लाइंस और पैटर्न, जैसे अब ये इमेज देखिए, यहाँ पे ये लेडी उतर रही थी सीढ़ियों में, तो जस्ट देखिए जो लाइंस है यहाँ पे, आप बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप इस इमेज को देखेंगे, आपका ध्यान ये पैटर्न जो है, लाइंस मुझे लग रहा है चिड़िया यहीं हैं, खत्म। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, इन लाइंस पे जाएगा। इतनी सारी लाइंस जब भी एक इमेज में आती है, वो इमेज और भी विजुअली इम्पैक्टफुल लगने लगती है। तो हमें देखना है कि किस ढंग से हम अपनी लाइंस को कैसे इमेज में प्लेस कर सकते हैं। तो इस ढंग की लाइंस को का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अपनी आंखों को ट्रेन करना। तो जो भी मैं अभी आप लोगों को, जैसे मैं कॉम्पोजिशन के अलग अलग रूल समझा रहा हूँ, एक तरीका क्या होता है, आप देखिए सोशल मीडिया में अगर आप हैं तो थोड़ा रील्स में कम समय बिता के अगर आप फोटोज देखें लोगों की, अच्छे फोटोग्राफर्स, और आप देखिए उस फोटो में क्या चीज है जिससे आपको इमेज अच्छी लग रही है। तो जिन जिन कॉम्पोजिशन रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो इनमें से ही कोई रूल्स होंगे, या कुछ और एडवांस रूल्स हैं, वो रूल्स होंगे जो उस फोटोग्राफर ने इस्तेमाल किए। या तो उनमें लाइंस का इस्तेमाल होगा, या लाइंस के साथ इस तरह के पैटर्न्स होंगे,
या साथ में जैसे यहाँ पे ये है पैटर्न्स है, या फिर वहाँ पे कोई लीडिंग लाइंस होंगी, या कुछ भी ऐसा होगा जो इमेज में आपका ध्यान सब्जेक्ट की तरफ ला रहा है। तो इस तरह से हम लाइंस का इस्तेमाल करके अपनी इमेज को और सुंदर बना सकते हैं। ऐसे ही पैटर्न्स की अगर हम बात करें, ये इमेज में देखिए, ये भी एक एनजीओ के लिए मैंने शूट किया था अभी बेंगलोर में। यहाँ पे क्या है, जो बच्चियों ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, ये एक तरीके से के पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो ये दिस लेडी शी एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, और उनके पीछे ये बच्चे हैं, ये सब्जेक्ट भी हैं, और ये दे आर क्रिएटिंग अ पैटर्न। अब देखिए एक इवन पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जो आपकी इमेज को हमेशा और इफेक्टिव बनाती है। बस अपनी आंखों से आपको वो चीज आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि वो कहाँ है। इसमें आप लोगों का कोई सवाल है, कोई भी डाउट है? लीडिंग रवि सर, मेरा एक डाउट है। अभी तक बोले। जितनी भी फोटोज आपने दिखाई, मुझे हाँ। बस ये डाउट क्लियर करना है कि रूल ऑफ थर्ड क्या सभी तरीके की फोटोज में हमें फॉलो करना होता है? नहीं नहीं नहीं, देखिए जैसे मैंने आपको सबसे पहले बोला था ना कि ये आर्ट के रूल्स हैं, आपकी मर्जी है किस सिचुएशन में कौन सा रूल आपको ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे रहा है। ओके। जैसे अभी 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 हमने क्या बात की, रूल ऑफ थर्ड की बात की, हमने फ्रेम विद इन द फ्रेम की बात की, फिर हमने लाइंस की बात की। लाइंस में भी लीडिंग लाइंस थी, डायगोनल लाइंस थी, अलग अलग तरह की लाइंस हैं। जैसे ये डायगोनल लाइन है और ये लाइन है, लीडिंग लाइन है, और वैसे ही ये पैटर्न है। तो आपको उस समय में जो रूल आपको लगा के आपकी इमेज अच्छी बन सकती है, आप वो इस्तेमाल कीजिए। ओके, है ना? ओके, थैंक अब यू। देखिए अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लीडिंग लाइंस इन फोटोग्राफी, देखिए इतने इतने सुंदर सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। खासकर ट्रेन की ये पटरियों वाली आपने इमेजेस अक्सर देखी होंगी, ये सब लीडिंग लाइंस का एग्जांपल है कि कैसे लाइंस इस्तेमाल करके, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है तो और सुंदर लगता है। ये देखिए यहाँ पे लीडिंग लाइंस है, ये लाइंस एंड पैटर्न्स हैं, स्पाइरल पैटर्न है यहाँ पे। ये देखिए कितनी सुंदर फोटो है, बहुत बेसिक फोटो है। इस फोटो को शूट करने के लिए प्लानिंग और कॉम्पोजिशन के अलावा कोई और मेहनत नहीं लगी है, सब्जेक्ट का वेट किया हुआ है। उसके अलावा देखिए लाइंस है, लाइंस क्रिएटिंग पैटर्न, बहुत सिंपल सी चीज। मेट्रो स्टेशन पे आप जाके अक्सर लाइंस वाली बहुत फोटो ले सकते हैं। बहुत सारी फोटोज हैं ऑनलाइन जो लोगों ने मेट्रो स्टेशन के अराउंड लिए हैं, सिंपली कैप्चरिंग लाइंस। तो लाइंस के इस्तेमाल से आप जितना चीजें कैप्चर कर सकते हैं, वो बहुत ही, उसकी बहुत एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। जैसे ये इमेज देखिए आप, एक कितनी सारी लाइंस है, और आपकी आंखें बाय डिफॉल्ट लाइंस को फॉलो करेंगी, और जहां भी पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स प्लीजिंग लगेंगे आपकी आंखों को, है ना? तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके, अब देखिए मैंने आपको बोला था लाइंस का इस्तेमाल करके हम इमेजेस को 3 डायमेंशनल बना सकते हैं। उसी तरह एक और चीज है जो इमेज पे डायमेंशन, एक्स्ट्रा डायमेंशन या एक्स्ट्रा लेयर ऐड करती है, वो है हमारी, सॉरी, उसको बोलते हैं ऐड लेयर्स। तो लेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लैंडस्केप फोटोग्राफी। लैंडस्केप का मतलब है नेचर या इस तरह की फोटोज में। तो देखिए जैसे ये इमेज है, अगर आप इस इमेज को देखिए, अगर मैंने सिंपली एक सनसेट लिया हो तो ठीक ठाक लगती है इमेज, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या लेयर्स मैंने ऐड किए। सबसे पहले ये देखिए, देयर इज अ लेयर ऑफ हाउसेस। फिर एक लेयर है, मैंने वेट किया क्योंकि मुझे पता था उस जगह पे चिड़ियाएं बार बार फ्रीक्वेंटली दाएं बाएं जा रही हैं, तो मुझे लग रहा था आएंगी, तो मैंने एकदम फ्रेम बना के मैं वेट कर रहा था। जैसे ये बर्ड्स आई, मैंने यहाँ पे फोटो ली। तो एक लेयर जिसको बोल सकते हैं फोरग्राउंड, मतलब जो सबसे आगे का हिस्सा है, देन मिडिल ग्राउंड, देन बैकग्राउंड। तो हर इमेज में आप अलग अलग लेयर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसके और एग्जांपल दिखाऊंगा आपको लेयर्स ऐड करने का। जैसे एक ये चीज़ है, यहाँ पे भी एक कुछ सेंस में लेयरिंग यूज भी है कि एक आदमी है, ये बैकग्राउंड में है, ये हमारा मिडिल ग्राउंड है, सामने ये वाली लेयर है। मैं इसके आपको कुछ इजी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, इस इमेज में अगर आप ये देखिए, ये जो पेड़ का ये हिस्सा आया हुआ है ना, ये बहुत इंटेंशनली इस इमेज में डाला हुआ है। इसका मकसद ही यही है यहाँ डालने का कि एक लेयर जनरेट और गहराई दिखे। और यहाँ पे ये पहाड़ों ने मुझे और हेल्प किया लेयर सेट करने में, क्योंकि देखिए बहुत सारी पहाड़ों की लेयर्स आ रही है और यहाँ पे बादलों की लेयर्स आ रही है। तो जितना एक्स्ट्रा लेयर्स होंगी उतना डेप्थ दिखाई देगी। आप देखिए ये है फोरग्राउंड लेयर, एक ये लेयर आ रही है सब्जेक्ट से पहले, एक ये आ रही है, फिर मिडिल ग्राउंड में हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है, और बैकग्राउंड में तो लेयर्स ही लेयर्स है बहुत सारी। ये देखिए बेसिक लैंडस्केप, इसमें लेयरिंग कैसे हुई है, कलर के मीडियम से। यहाँ पे सारे पहाड़ ब्लू दिख रहे हैं, तो एक ग्रीन पहाड़ को फ्रंट में इस तरीके से ऐड किया गया है ताकि
इससे एक लेयर बनी है। फिर उसके बाद देखिए फिर तो पीछे पहाड़ों की लेयर से और साथ में आई वाज लकी उस दिन कि वहाँ पे बादल भी इतने सही पैटर्न बनाए हुए थे, इतनी सही लेयर बनाए हुए थे कि बहुत सारी लेयर्स पीछे दिख रही है। अब देखिए जैसे ये है, ये भी बेसिक मैंने ये मोबाइल फोन से खींची फोटो है। यहाँ पे लेयर वाला रिजल्ट डालने के लिए मैंने यहाँ पे ये पेड़ को लिया है और इस पेड़ को लिया है बेसिकली। अदरवाइज मैं डायरेक्टली ये लैंडस्केप अगर लेता है, शहर की फोटो लेता पीछे पहाड़ों के साथ, ठीक लग सकती थी, लेकिन लेयर ऐड करने से वो इमेज और इम्पैक्टफुल लगने लगती है। अब जैसे यही चीज़ है, देखिए ये भी वो मैंने कैमरा इसलिए लिखा है जस्ट टू प्रूव कि आप एक बहुत बेसिक कैमरे से लेयर ले सकते हैं। जैसे मैं आपको ये वाली इमेज पहले दिखाता हूँ, रुकिए मैं थोड़ा इसमें को हाँ जूम हो गया। जैसे ये इमेज देखिए, मैं इस जगह पे जाके मेरा प्लान था कि मैं सनसेट की इमेजेस लूंगा, लेकिन मैं जब तक यहाँ पहुंचा सनसेट ऑलरेडी हो चुका था। अब सनसेट हो गया है तो फिर क्या होता है, कलर्स बहुत डल हो जाते हैं। तो उन कलर्स को मैंने कॉम्पनसेट करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे ऑरेंज कलर के फूल दिखे, मैंने इसको अपने फोन को बिल्कुल पास चिपका के इनकी फोटोज ऐसे ली कि इससे एक लेयर क्रिएट हो गई और वो कलरफुल लेयर है तो इमेज को और भी सुंदर बना रही है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ, ये इमेज सिर्फ ये दिखाने के लिए कि क्या होता है, जैसे किसी दिन बारिश है, अभी देखिए बरसात का सीजन शुरू होगा और तब आप देखेंगे हर चीज बादल है बिल्कुल ग्रे कलर के, लैंडस्केप बहुत डल सा हो जाता है, तो उस टाइम पे चीजें बहुत कलर्स नहीं आते। जो एक सनी डे में फोटो लेने में जो मजा है, जो इमेज में ब्राइटनेस है, जो कलर्स हैं वो नहीं आ पाते। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वो कलर्स लाने के लिए एक मैंने पत्तियों की एक लेयर एक्स्ट्रा डाली। तो आप इस ढंग से अपने मोबाइल फोन को यूज करके आप देखिए किस ढंग से आप अपनी इमेज में लेयर्स ला सकते हैं। आप बैकग्राउंड में कुछ शूट करना चाहें, सामने एक एक्स्ट्रा लेयर आप ऐड कर दीजिए। तो ऐसे कई सारी चीजें, अभी मैंने एक रिसेंटली फोटो ली थी, आई डाउट वो मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है, लेकिन मैं देखता हूँ अगर दिखती है मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे लेयर्स का इस्तेमाल करके आप हर जगह पे फोटो ले सकते हैं। इसमें कोई किसी का सवाल या डाउट है फिर मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए किस लेयरिंग में किसी का कोई सवाल या कोई डाउट या कोई क्वेश्चन। नो सर। तो देखिए आप जैसे लेयरिंग भी देखिए बहुत सारे एग्जांपल अलग अलग किस्म के मिल जाएंगे आपको। जैसे ये इवन स्ट्रीट फोटोग्राफी में एक लेयरिंग का आपकी आपकी स्क्रीन फ्रीज है सर अभी। ओह एक सेकेंड, अभी दिख रही है क्या? नहीं नहीं अभी भी नहीं दिख रही, थोड़ा सा लैग है मेरे ख्याल से। एक मिनट रुको, मुझे जरा स्क्रीन में स्टॉप शेयरिंग एंड फिर मैं एक बार चालू करता हूँ। अभी दिखने लगा क्या? हाँ जी, तो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ एक लेयरिंग का देखिए बहुत स्ट्रीट फोटोग्राफी के सेंस में इस्तेमाल किया हुआ है। सिर्फ एक यहाँ पे ये कैमल के ये हिस्सा फ्रेम में लाके एक लेयर बनाएगी, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, ये देखिए डेप्थ तक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेयर के ढंग से प्लेस्ड हैं। ये देखिए एक बहुत बेसिक एग्जांपल ऑफ डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी, उसमें किस ढंग से उन्होंने लेयरिंग का इस्तेमाल किया। तो लेयरिंग कहीं पर भी इस्तेमाल की जा सकती है और जितनी लेयर होगी आपकी इमेज में उतना ज़्यादा ड्रामा या उतना ज़्यादा ब्यूटी आपकी इमेज में आएगी। देखिए मैं इस तरह के आपको एग्जाम्पल्स बता रहा था, सीधे से मकान लेने की बजाय उन्होंने पीछे घास और ये सारी चीज़ें ऐड की हुई है। तो लेयरिंग से आप अपनी इमेज में एक तो डायमेंशन ऐड कर सकते हैं और साथ में गहराई दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फोरग्राउंड में लकड़ी का जो ये पार्ट है, इसको लेने की वजह ही वो है, एक लेयर इससे बनी है, देन देयर इज दिस लेयर, देन देयर इज दिस बैकग्राउंड। और ये सारी चीजें शूट करने के लिए आपको बेसिक अपना मोबाइल फोन से सही डायरेक्शन में अगर आप फोटो लेंगे, आपको लेयरिंग के बहुत एग्जाम्पल दिखाई देंगे। तो ठीक है, अब हम थोड़ा सा ह्यूमन सब्जेक्ट वाली चीजों के बारे में एक बात करते हैं। जैसे एक तरह की फोटोग्राफी हर इंसान करता है, अपने घर में लोगों की फोटो लेनी है, बच्चों की फोटो लेनी है, ये सब हर किसी का इंटरेस्ट होता है। इवन बच्चों की के अलावा जैसे कई बार होता है आपके घरों में पेट्स हो सकते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं अपने डॉग्स और कैट्स, उनकी आप फोटो ले रहे हैं। तो उन सब में मैंने एक चीज देखी है, एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, जब बच्चा जमीन में खेल रहा है आपने फोटो उसकी ऊपर से खड़े होके ले ली, तो फोटो बहुत टेढ़ी सी आती है। आपका पेट जमीन पे लेटा हुआ है, आपने ऊपर से खड़े होके फोटो ले ली। तो अगर आप यहीं पे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, कभी आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को फोटो लेते हुए अगर देखा होगा, जमीन में लेटे रहते हो कई बार, उसकी वजह क्या है, आई लेवल फॉलो करना। और जब आप आई लेवल फॉलो करते हैं
आपकी इमेज बहुत ज़्यादा पावरफुल आती है। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल बताऊंगा। खासकर बच्चों की जब आप फोटो ले रहे हैं, खड़े होके फोटो मत लीजिए, बैठिए, उनके लेवल पे आइए, आई लेवल मैच करिए, और फिर आप देखिए आप उनके एक्सप्रेशन कितने अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं। ये तो एक गोल्डन रूल है बच्चों की फोटोज लेने के लिए कि हमेशा उनके लेवल पे आइए। खड़े होके फोन टेढ़ा करके फोटो लेंगे तो अच्छी फोटो नहीं आएगी। झुकिए, उनके लेवल पे आइए, तब फोटो लीजिए। सिमिलरली जैसे ये फोटो ने बहुत साल पहले ली थी। ये फोटो मेरे ख्याल से 2012-13 की फोटो थी, और जब ये फोटो मैं ले रहा था तब बहुत बेसिक कैमरा हुआ करता था उन दिनों मेरे पास। लेकिन ये फोटो लेने के लिए मैं जमीन पे लेटा, पूरा जमीन पे लेटा, ताकि मैं ये फुल लेंथ ले सकूं इस गैलरी का, और ये मोमेंट इस ढंग से कैप्चर कर सकूं टाइप। तो ये उस ढंग से मैंने फोटो ली थी। तो कभी भी आप इस तरह की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको आई लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे आई लेवल से मतलब है मेरे गिलहरी के आई लेवल से मेरा कैमरा मैच कर रहा था। अब मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये था, ये फोटो जब मैंने ली थी, इस समय मैं थोड़ा लकी था कि मैं जहाँ पे खड़ा था मेरे ठीक सामने एक पेड़, मेरी ही आई लेवल पे एक पेड़ में ये बर्ड्स थी, लेकिन वहां से मैंने ये फोटो ली बिकॉज अगेन आई लेवल मैच किया, तो फोटो बहुत पावरफुल आई। तो जब आप इस तरह की फोटोज भी ले रहे हैं बर्ड्स की, तो एक और चीज हमें ध्यान में रखनी होती है, हमारे कैमरे का फोकस। और कैमरे में फोकस कैसे होता है? मोबाइल फोन में आप स्क्रीन टच करते हैं, जिस पॉइंट पे आप टच करते हैं वहां पे आपका कैमरा फोकस करता है। तो फोकस को कोशिश कीजिए हमेशा सब्जेक्ट की, इंसान की, बर्ड्स की आईज पे रखिए। उससे आपकी फोटो और पावरफुल और क्लियर या शार्प आती है, क्योंकि सर ये हमारा हमेशा स्क्रीन ध्यान। स्क्रीन आपकी फिर शायद मेरे ख्याल से पॉज हो गई है। आपकी बर्ड वाली कौन सी? ओहो, ये गिलहरी वाली फोटो दिखाई देती क्या? हमें हमें वो आग के पास जो बैठे हुए हैं लोग, वो वाली दिख रही है। फ्लिकर वाला दिख रहा है हमें अभी। एक मिनट, फ्लिकर तो मैंने शेयर हाँ, ही नहीं किया। फ्लिकर ही दिख रहा है हमें। एक सेकेंड, ऐसा क्यों हो रहा है यार ये नेटवर्क? अभी जब मेरी पीपीटी दिखेगी तो बताना आप यार। दिस हाँ, इज, आई एम सॉरी, ये पता नहीं क्यों अभी दिख रहा नहीं नहीं नहीं, आपको रीशेयर करो एक बार फिर से, अनशेयर करके है? रीशेयर दिख करो। रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है बट वही फ्रीज है अभी। ओहो। मैं जो अभी इतनी देर से बच्चों की और फोटो दिखा रहा था, कोई फोटो नहीं दिखी क्या? बच्चों वाले तो फ्लिकर वाला ही दिखा हमें, और नहीं दिखा कुछ उसके बाद। नहीं 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 यार, फ्लिकर वाली तो मैं दिखा ही नहीं रहा था। हम्म, बस बैकग्राउंड। अभी दिख रहा है स्क्रीन? पीपीटी दिख रही है? हाँ, करेक्ट। ये दिख रही है? हाँ जी। तो ये यहाँ पे मैं ये बता रहा था या एग्जाम्पल कि आप बच्चों की फोटो लेते हुए कैसे अपने नी पे आके आप आई लेवल से शेयर कर सकते, फोटो ले सकते हैं। सिमिलरली मैं ये एग्जाम्पल दिया, ये फोटो दिखाई दी थी आप लोगों को गिलहरी वाली, या दिख रही है अभी, दिख रही या है, अभी भी नहीं दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। तो तो इस फोटो में मैं बता रहा था कि ये फोटो लेते हुए मैं कैसे जमीन पे लेटा और मैंने गिलहरी के आई लेवल को मैच करते हुए ये इमेज ली। और ये फोटो भी जो थी ये बहुत बेसिक डीएसएलआर से ली थी, बहुत बेसिक कैमरा था, उससे फोटो ली जस्ट बाय मेंटेनिंग द आई लेवल। काफी इफेक्टिव रिजल्ट आया। सिमिलरली थर्ड इमेज, आई एम होपिंग अभी ये इमेज आप लोगों को दिखेगी, बर्ड वाली एक इमेज है, 3 बर्ड्स है, दिखे तो मुझे बताना। दिख रही है ना? हाँ। तो ये इमेज लेते हुए मैं ये बोल रहा था, ये इमेज के टाइम पे मैं एक सेकंड फ्लोर में एक जगह पे खड़ा था जहां से मुझे सामने पे ये बर्ड्स दिखाई दे रही थी, तो मैं बड़े आसानी से मैं आई लेवल मैच कर पाया, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन आई लेवल आप जितना मैच करोगे आपकी इमेज उतनी इफेक्टिव आएगी। और आई लेवल के अलावा मैं दूसरा ये बोल रहा था, फोकस भी जो अपने कैमरे का है आई में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आईज पहली चीज है जो हमको दिखाई देती है, जिससे हमें बहुत इफेक्टिवली चीज समझ में आती है, मतलब वो इमेज और शार्प लगने लगती है। तो ये भी उसी चीज का एग्जांपल है। अभी जैसे ये अगली इमेज आप लोगों को दिख रही होगी, ये मैक्रो फोटोग्राफी कहलाती है, जो बहुत करीब आके इंसेक्ट्स और बर्ड्स की ऐसे फोटो लेते हैं। तो ये इस तरह की फोटो आप ले नहीं पाएंगे, ये बहुत कैमरा स्पेसिफिक या लेंस स्पेसिफिक चीज है मैं बोलूंगा, क्योंकि एक मैक्रो लेंस यूज होता है। अभी ये इमेज दिख रही है ना एक इंसेक्ट की, हाँ जी, हाँ जी। ये मधुमक्खी वाली, तो ये इमेज इस तरह के लिए ये आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक लेंस यूज होता है, मैक्रो लेंस बोलते हैं, उससे ये यूज होता है। लेकिन यहाँ पे भी जो फंडा है वो यही है कि जो फोकस है वो आंखों में होना चाहिए, आंखें क्लियर दिखेंगी। क्योंकि देखिए एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब भी आप किसी इंसान से मिलते हैं,
जब भी आप बातचीत शुरू करते हैं, इंटरेक्शन, तो आपका पहली नजर उस इंसान की आंखों में जाती है। वही चीज फोटोज के साथ भी होता है। सबसे पहले आप जब किसी इंसान का फेस भी देखते हैं तो फेस में हम आंखें देखते हैं। तो अब अगर हमारी आंखें सही फोकस में आई हैं और अगर हमारे आंखों का लेवल सही है, जैसे आप इंसान से बात करते हैं वही लेवल अगर फोटोज में है, तो आप बहुत अच्छी और इफेक्टिव ढंग से फोटोज ले सकते हैं, ह्यूमन सब्जेक्ट हो चाहे कोई वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट हो। ठीक है। तो अब एक और बेसिक सवाल है। अभी स्क्रीन में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? इसका आंसर आप लोग मुझे अगर बताने की कोशिश, जस्ट आप लोगों को क्या लगता है? क्वेश्चन दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन ये है मेरा, जब आप लोगों की दो तरह की फोटोज की बात कर रहा हूँ। एक तो होता है फुल लेंथ पोर्ट्रेट, आप अपने घर में किसी बच्चे की फोटो ले रहे हैं, किसी फैमिली मेंबर की फोटो लेनी है, या आपके किसी ने बोला घर में मेरी तो फुल लेंथ फोटो चाहिए, कोई इंसान अपने कपड़े दिखाना चाह रहा है, आपको हेड टू टो फोटो चाहिए, उस फोटो में कैमरा लेवल कहाँ होगा? और अगर मैं आपसे बोलूं किसी इंसान की सिर्फ मुझे हेडशॉट लेना है, टॉप पोर्ट्रेट, मतलब कमर से ऊपर सर तक का, तब कैमरा कहाँ होगा? इसमें कोई आप लोगों के कोई सवाल, मतलब कुछ आप लोगों की क्या राय है इस चीज में? सर फुल लेंथ मेरी समझ से जो हेड शॉट वाला होता है उसका पोर्ट्रेट वो अच्छा आता है वो की तरह। नहीं नहीं, देखिए, ये तो कभी आप हेडशॉट भी लेने की जरूरत पड़ सकती है, कभी फुल लेंथ की भी पड़ सकती है। मेरा सवाल ये है, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि बच्चों की फोटो लेने पे हमें आई लेवल मैच करना है, आपका कैमरा उनकी आंखों के लेवल पे होना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये है, जब आप किसी की फुल लेंथ फोटो लेंगे तब आपका कैमरा कहाँ पर होगा, और जब आप उसका हेडशॉट ले रहे हैं तब आपका कैमरा कहाँ पर होगा? सर जब हम फुल लेंथ वाली लेंगे तो थोड़ा पीछे जाके फोटो लेना पड़ेगा, हेड शॉट में आगे। नहीं, देखिए, पीछे जाके लेना पड़ेगा वो ठीक है, आपका कैमरा उनकी आंखों के लेवल पे होना चाहिए कि कहाँ पे होना चाहिए, वो सवाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सर इसका आंसर मेरी समझ से तो आंखों के लेवल पे होना चाहिए। किस केस में? दोनों केसेस में? हाँ दोनों केसेस में। ठीक है, किसी और का कोई और है कोई? हेडशॉट के लिए तो आपका जहाँ आंखों पे ही होना चाहिए फोकस मेनली। ओके और ओके अगर हम फुल लेंथ पोर्ट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो सिचुएशन पे हमें मतलब ऑब्जेक्ट पे हमारी आईज होनी चाहिए मेजरली। ओके ओके। अच्छा, किसी और का चलिए एक चीज मैं बता देता हूँ, हेडशॉट चेस्ट में पे होना बहुत चाहिए ज्यादा सर, अगर फुल हाँ सर जी, फुल सॉरी। सर फुल के लिए सर हमें चेस्ट पे रखना चाहिए सर, और हेडशॉट के लिए सर आंखों पे होना चाहिए सर। हाँ, ये सही आंसर दिया आपने। होता क्या, मैं आपको बताता हूँ, जब आप हेडशॉट लेते हैं, जैसे इस तरीके को भी आप हेडशॉट कुछ इस तरह के आएंगे, तो बच्चे की फोटो है, पूरा फुल लेंथ ही होगी, लेकिन जब आप किसी का हेडशॉट वाला पोर्ट्रेट लेंगे, जैसे रुकिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आई होप ये दिखाई देगा अभी आपको। जैसे ये एक हेडशॉट का एग्जांपल है, ये इस तरह की फोटो दिख रही है फ्लिकर में जो फोटो दिखा रहा हूँ मैं। हाँ, दिख रही है ये वाली। Right. अभी देखिए, और एक रुकिए, एक बेटर एग्जांपल है हेडशॉट का। इससे कहाँ पर है, रुकिए, हाँ, जैसे ये है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है हेडशॉट का, कि हेडशॉट ऐसे ही होते हैं आइडियली। तो हेडशॉट में जैसे इस तरह की इमेज है, यहाँ पे जब आपका कैमरा लेवल होगा, बिल्कुल आंखों के लेवल पे हेलो, होना चाहिए, हेलो। इस ढंग से जैसे इस इमेज पे लिया है, ठीक आंखों के सामने कैमरा, चाहे आप मोबाइल से ले रहे हो, चाहे आप अपने डीएसएलआर या किसी प्रोफेशनल कैमरा से ले रहे हैं। लेकिन जब हम फुल लेंथ लेते हैं, तो अभी आपने बहुत सही आंसर दिया, फुल लेंथ के लिए हमारे कैमरे का लेवल हमेशा चेस्ट पे होना चाहिए। उसकी मैं वजह बता रहा हूँ आपको, चेस्ट पे मुझे क्यों होना मुझे चाहिए। मुझे मुझे आप 1 चेस्ट घंटा पे दीजिए, मैं एक वर्कशॉप पे हूँ। एक होने बार की वजह ये, अगर आप फुल लेंथ वर्कशॉप लेने फिर के लिए 1 घंटे बाद। कैमरे का लेवल उनकी आंखों के पास रखेंगे या बहुत नीचे रखेंगे, बहुत हाँ, डिस्टॉर्टेड इमेज 2 आएगी। बजे के आसपास कर लो जब आप। आप आंखों के पास रखेंगे तो आदमी छोटा दिखने लगता है, उनके पाँव छोटे लगते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नीचे पाँव के जमीन में लिटा के कैमरा ऊपर रखेंगे, आपने कभी ट्राई किया होगा, इंसान को जैसा खिंचा हुआ लंबा सा डिस्टॉर्टेड सा लगने लगता है। तो अगर आप इंसान को नॉर्मल जो उनका कॉम्पोजिशन होता है, जैसे आप नॉर्मली आप रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हमेशा जो कैमरे का लेवल है वो उनका चेस्ट लेवल पे होना चाहिए। एक दो केसेस होते हैं जब हम ऊपर नीचे करते हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आपका कैमरे का लेवल हमेशा हेडशॉट्स के लिए, जैसा आपने बताया, आईज पे, फुल लेंथ के लिए कमर पे, तो सॉरी चेस्ट पे, छाती पे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने घर में किसी की ग्रुप फोटोज ले रहे हैं, या आपसे किसी ने बोला मेरी तो फुल लेंथ चाहिए ऊपर से नीचे,
वो फोटो को सही प्रोपोर्शन में, कि इंसान डिस्टॉर्टेड ना लगे। कई बार होता है, आपने देखा होगा फोटोज में टांग लंबी लग रही है इंसान की, या ऊपर का हिस्सा खिंचा हुआ लग रहा है, वो सब आप अवॉइड करना चाहते हैं तो फोटो कैमरे को हमेशा उस चीज में चेस्ट के लेवल पे रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे सर बढ़ते एक हैं। क्वेश्चन था हाँ, किसी का भी सवाल है? हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर मैं पूछना चाह रहा था जैसे कैमरा हम लोग फिल्म जमी थोड़ी सी ना हाँ पूछिए आपकी पूछिए। आपकी नॉइज ज्यादा आ रही है और बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है। थोड़ी देर में पूछ लूंगा लास्ट में। नहीं नहीं तो आप टाइप ठीक कर है, दो, आप टाइप कर हाँ सकते हो, टाइप अगर कर तो दो। टाइप कर दीजिए, नहीं तो लास्ट के वेट या करें। या ये पीछे फैन चल रहा है या जो भी है, इसकी बहुत तेज आवाज आ रही है, आपसे ज्यादा आ रही है। वो एक्चुअल में मैं कहीं बाहर हूँ ना, तो जनरेटर ओ चल अच्छा रहा है और अच्छा, लाइट चलिए की कोई नहीं लाइट कोई नहीं कोई नहीं, आप टाइप कर लीजिएगा, हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तो ठीक है, तो अभी देखिए एक अगला रूल है जो है सिमेट्री। सिमेट्री तो आप सबको पता ही है कि सिमेट्री क्या होती है। आप अगर फोटो में आप सिमेट्री लेने की कोशिश करें, जैसे ये है, इस फ्रेम में देखिए मेरे इमेज, ये ऑलमोस्ट इस ताले के राइट और लेफ्ट साइड की चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर थी, तो मुझे लगा हाँ यहाँ पे बहुत इवन सा बड़ा सुंदर सा इफेक्ट आ सकता है, तो मैंने इसको ऐसे प्लेस किया, इमेज को ऐसे कंपोज किया। देखिए इसको मैंने 1/3 में ना रख के सेंटर में किया, ताकि मेरे राइट लेफ्ट में पूरी सिमेट्री दिखाई दे। सिमिलरली इस इमेज में मैंने ऐसे कंपोज किया, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन इतना परफेक्ट था कि जो इमेज का अपर हाफ है और लोअर हाफ है उसमें सिमेट्री दिखाई दे, तो इसको उस ढंग से रखा गया। सिमिलरली इस इमेज में अगर आप देखें, इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो चीजें हैं वो एकदम सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे एक और रूल फॉलो हुआ है जो हमने पहले बात की थी, जिस बारे में कुछ याद आ रहा है? अभी हमने 2-3 रूल्स की बात की पहले, उनमें से एक रूल यहाँ पे यूज हुआ है। कोई फ्रेम बता के सकता है अंदर कौन सा फ्रेम, रूल है? फ्रेम के अंदर फ्रेम। क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको इसके आगे पीछे? ये पता नहीं आगे गए वापस, एक भी नहीं दिया इसने तो। सावन में भी सर 2 फ्रेम है सर इसमें। हाँ, एक तो जो मैंने बताया था फ्रेम विद इन द फ्रेम, बढ़िया, कोई आप इसको वो भी बोल सकते हैं, ये बाहर वाला मोटर फ्रेम है। कितनी चली और थी? इसको आप एक और ढंग से मोटर देख कितनी सकते हैं, चली? लेयरिंग याद है आपको? एक फोरग्राउंड की लेयर और एक बैकग्राउंड, जब तूने बंद करी थी तो यहाँ पे लेयरिंग या फ्रेम विद इन द बंद नहीं, फ्रेम, जब वो सुबह दोनों आया चीजें था तो यूज। मोटर चल रही थी। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिमेट्री है लेफ्ट साइड और राइट साइड में। अब ये बिल्डिंग ही इतनी सिमेट्रिकल है कि उस वजह से कल वो बंद यूज कर हो दी रहा है। थी और ना साथ मुझे ही लगता साथ में यहाँ पे लीडिंग लाइन का भी फंडा यूज हुआ है, कि ये जो लाइन है अगर आप देखें, ये लाइन आपका ध्यान सीधे से राष्ट्रपति भवन की तरफ है। जाती है। और यहाँ पे भी जो है, मैंने बहुत बेसिक मोबाइल फोन यूज किया है, तो ये यही दिखाने के लिए कि आप ये इस तरह की फोटोज कोई भी अपने मोबाइल फोन से सही लाइट का इस्तेमाल करके शूट कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या एग्जाम्पल ऑफ लीडिंग लाइन है। ठीक है, सिमेट्री में कोई डाउट है किसी का? कुछ भी? नो चलिए सर। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज है, जैसे शुरू में किसी ने बोला था एंगल्स और क्या है, तो अब देखिए अभी तक मैंने जो जो चीजें बताई ये तो है बेसिक रूल, सबको किस ढंग से फोटो लेनी चाहिए। अब आपको हमेशा थोड़ा एज अ फोटोग्राफर आपको ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं किस एंगल से मुझे क्या अलग दिख रहा है, क्योंकि देखिए उस सिचुएशन में उस जगह पर आप ही हैं जहाँ पे आप फोटो ले रहे हैं। मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि आप अपने घर के बाहर बरामदे में या घर की छत पे खड़े होके या कहीं बाहर किसी, मान लो आप कहीं घूमने जाते हैं किसी सुंदर सी जगह पे, वहां पे आपको किस एंगल से क्या दिखाई देगा ये आप ही को पता चल सकता है। तो हमेशा कभी भी आप कहीं पे जाते हैं तो अपने एंगल चेंज कीजिए, दाएं बाएं ऊपर नीचे जाके, कि कहाँ से आपको क्या अलग दिखाई देता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, ये एक मेरे फ्रेंड हैं, ये योगा वगैरह योगा टीचर हैं, और इनकी मैं कुछ फोटोज लेना चाह रहा था। बेंगलोर में हम ये ट्राई कर रहे थे, बेंगलोर में हम जिस मोहल्ले में ये शूट कर रहे थे वहाँ चारों ओर से बिल्डिंग्स थी। अभी था जब भी हम इनकी फोटो लें पीछे बिल्डिंग से बिल्डिंग नजर आए, तो वो फोटो अच्छी लग नहीं रही थी। तो अचानक से दिमाग में आया कि अगर हम अपना थोड़ा सा एंगल लो कर लें, तो देखो जैसे मैंने आपको बताया लो एंगल से फोटो थोड़ी डिस्टॉर्टेड लगती है, लेकिन ठीक है अगर मैं एक लो एंगल से लेके पीछे की बिल्डिंग्स को हटा दूं और पीछे आसमान बड़ा सुंदर सा लग रहा है आज बेंगलोर में, तो क्या पता फोटोज अच्छी आने लगे। तो हमने इनको बोला, ये ऊपर एक पानी की टैंकी थी, ये उसमें चढ़े और हम वहां से नीचे से शूट करने लगे, और अचानक से हमने देखा आसपास की सारी बिल्डिंग्स और जो जितनी चीज हमारी इमेज में डिस्ट्रैक्शन की तरह काम कर रही थी वो सब गायब हो गई। और ये चीज
इस चीज का रूल मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि आपको उस सिचुएशन में या उस जगह जाके ही पता चलेगा कि एंगल बदलने से क्या रिजल्ट आ रहे हैं। तो जैसे इसी का कुछ एग्जांपल है, जैसे ये फोटो है, यहाँ पे हमारे पास बहुत कम जगह थी जहाँ से शूट किया, तो ये थोड़ा लो एंगल से ली। तो लो एंगल से लेने से जो साइकिल का लुक आ रहा है और जो राइडर का लुक आ रहा है वो थोड़ा अलग ढंग से आ रहा है। किसी एक एडवेंचर कंपनी के लिए शूट किया था, तो ये वहाँ का शूट है। तो हर जगह का आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक वैसा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अब जैसे ये इमेज शूट करने के लिए मेरे दिमाग में था कि यहाँ से सनसेट हो रहा है मुझे, और ये कौवे को ठीक सन के पीछे अलाइन करना है, लेकिन मेरे पास कोई जगह ही नहीं थी जहाँ से मुझे एक साथ दिख रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी सन बहुत नीचे चला गया था। तो मैंने अब एंगल चेंज कैसे किया, मुझे बगल में एक सीढ़ी दिखी जो मैंने एक दीवार पे टिकी थी, मैंने उस पर थोड़ा ऊपर चढ़ा। जब मैं 5-6 स्टेप चढ़ा उस सीढ़ी पे, तो अचानक मैंने देखा मेरी आईज के लेवल से ये दोनों एकदम मैच करने लगे, और उस ढंग से मैंने ये फोटो ली। क्योंकि मेरे दिमाग में था मुझे इस ढंग से लेनी है, तो मुझे अपनी हाइट को ऊपर या नीचे एडजस्ट करना पड़ा, इस केस में ऊपर। तो ये सिचुएशन जो है ये आपको कहीं पर भी मिल सकती हैं अलग अलग, जहां आपको अपनी हाइट बदल के, अपनी लोकेशन बदल के, आपको इस तरह की आप अलग अलग टाइप की चीजें शूट कर सकते हैं। तो ये जो मेरा कहने का मतलब है, ये चीज आपको खुद से ट्राई करनी है। कहीं पर भी हो, थोड़ा सा दाएं जाइए, थोड़ा सा बाएं जाइए, कैमरे को ऊपर करिए, नीचे करिए। जितना ज्यादा आप फोटोज लेंगे, देखिए हर फोटो अच्छी नहीं आएगी। अगर मैं आप लोगों को आज अच्छी अच्छी फोटोज दिखा रहा हूँ, इन हर अच्छी फोटो के पीछे मैंने 50 घटिया फोटो ली होंगी जो बहुत ही गंदी होंगी। लेकिन एक सही फोटो तक पहुंचने का तरीका यही होता है, आप कुछ फोटोज लेते हैं, फोटोज गलत आती हैं, आप उससे आगे बढ़ते हैं और अच्छी फोटो लेते हैं। तो अभी हम इस पे भी बात करेंगे आगे। एक बेसिक सा टिप जो मैं आपको दे रहा हूँ कि ये एक बार अभी देखते हैं, अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना मेरा आप लोगों को? यस सर। तो देखिए, जैसे आप किसी भी जगह पे जाते हैं, आपको जहां आप शूट करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप अपने फैमिली मेंबर का शूट कर रहे हो या आप घूमने जा रहे हो वहां का शूट कर रहे हो, आप ये देखिए कि आपके आसपास क्या दिखाई दे रहा है और कैसे दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि मैंने क्या लिखा है, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स का क्या है कि हो सकता है आप कहीं पे किसी इंसान की फोटो ले रहे हो, पीछे से एक पेड़ निकल के आ रहा है जो उनके ठीक सर के पीछे लग रहा है, बिजली का खंबा आ रहा है, क्या आ रहा है, आपको वो चीजों की समझ होनी चाहिए। सिमिलरली मान लो आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पहाड़ों में, आपको पहाड़ों में घूमने जाते हो, आपको ये चीज का अगर आइडिया है कि यार इस पहाड़ के पीछे से सनराइज होगा, या आपने एक दिन ऑब्जर्व किया अच्छा यहाँ से सनराइज होता है और इधर पे सनसेट होता है, तो आप उस चीज को अपने दिमाग में रख के अगले दिन ज्यादा अच्छी फोटोज ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लाइट किस डायरेक्शन से आएगी, सूरज कहाँ से निकलेगा, कब कैसे जाएगा। जैसे कई बार है, जैसे मुझे बहुत शौक है ऐसे मून की फोटो लेने का, सन की फोटो लेने का, स्टार्स की फोटोज लेने का। मैंने बहुत तरह की इस तरह की लैंडस्केप फोटोज ली, लेकिन उस चीज के लिए मुझे वो समझ होनी चाहिए कि किस समय सन कहाँ पे होगा, किस दिन मून कैसे होगा, आसमान में कहाँ से निकल रहा है, स्टार्स की पोजीशन क्या है, कि मुझे किस ढंग से फोटो लेनी है। तो अगर आपको और अच्छी फोटोज लेनी है, तो अपने आसपास की चीजों की समझ आपको और अच्छे से होगी, तो आप और अच्छे से फोटोज ले पाएंगे। अब देखिए, अब मैं जो बात बोल रहा हूँ आपको लगेगा इसने अभी तक जो बोला है तो बिल्कुल उसकी उल्टी बात कर दी है। मैंने लिखा है इट्स ओके टू ब्रेक अ रूल। मतलब देखिए, हमने जितने भी रूल्स अभी तक पढ़े, कुछ ये रूल्स हैं, कुछ और एडवांस रूल्स हैं। ये रूल्स का मकसद सिर्फ इतना है कि इनको फॉलो करके हम कुछ अच्छी फोटोग्राफी कर सकें। तो इसका मतलब, जैसे अभी आप में से किसी ने सवाल पूछा था कि रूल ऑफ थर्ड हमेशा फॉलो करना है, लेकिन नहीं, हमेशा नहीं, जब आपको लगे उसकी ज़रूरत है आप यूज़ कीजिए। सिमिलरली तो कुछ और रूल है, जैसे मैंने बोला लाइंस को फॉलो करने का, फ्रेम के अंदर फ्रेम डालने का, पैटर्न्स को फॉलो करने के, सारे रूल्स हैं। जब आपको लगे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इस्तेमाल कीजिए, जब आपको लगता है इसे ब्रेक करना है ब्रेक कीजिए। बस कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जैसे मैंने आपको बोला था, हॉराइजन लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आप आंखों का लेवल मैच करिए, कैमरे को कैसे पकड़ना है वो चीज़ आप सही से रखिए। लेकिन जो आर्टिस्टिक रिजल्ट वाले रूल हैं वो आप कभी भी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दूँ। जैसे मैंने एक बहुत साल पहले कुतुब मीनार की फोटो ली थी, तो मुझे ये फोटो में इस डायरेक्शन से लेने में मुझे लग रहा था ये बड़े अच्छे से पैटर्न्स आ रही हैं, लाइंस आ रही हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बेसिक रूल क्या ब्रेक हुआ है कि मेरा होराइजन ही टेढ़ा है। इतनी ऐसी टेढ़ी थोड़ी ना दिखती है कुतुब मीनार, पूरा फ्रेम ही मेरा टेढ़ा हो गया। तो मैंने इसको, हालांकि अभी रिसेंट टाइम से मैंने एक फोटो इसी एंगल से लेके इस चीज को थोड़ा करेक्ट किया, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि फोटो ऐसे सुंदर आ रही है, मैं ऐसे ही लूंगा, तो मैंने ली, क्योंकि वो एक रूल ब्रेक किया, कोई दिक्कत नहीं है,
कभी कभी आपको लग रहा है कोई रूल ब्रेक करके अगर आपकी फोटो अच्छी आ रही है आप लीजिए। जैसे ये फोटो है, इस फोटो में अगर आप सिर्फ इनको देखेंगे तो आपको होराइजन का पता नहीं चलेगा क्योंकि पहाड़ में है, लेकिन अगर आप ये पहाड़ देखेंगे तो दिख रहा है कि होराइजन टेढ़ा है। लेकिन इस इमेज को ऐसे ये सिमेट्री को मेंटेन रखने के लिए मुझे होराइजन ब्रेक करना पड़ा। मुझे लगा ठीक है, कुछ सिचुएशंस में आप कॉल अपनी तरफ से ले सकते हैं कि वो कैसे करना है, कि अनलेस एंड अनटिल वो फोटो आपकी बहुत गंदी दिखे आप ये डिसाइड कर सकते हैं मुझे कब कौन सा रूल फॉलो करना है, कब कौन सा रूल फॉलो तोड़ना है ना। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए इस जगह तक कोई अगर आपको कोई डाउट है तो उसके बाद हमारी एक दो इमेज के मैं एग्जांपल दूंगा जो मैं आपको बता रहा था कि कैसे अच्छी फोटो तक पहुंचने के लिए हमें कई बार बहुत गंदी फोटो भी लेनी पड़ती है। उस चीज के बारे में हम बात करेंगे, छोटे से एग्जांपल्स हैं। लेकिन यहाँ पे तक अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे प्लीज पूछिए जो मैंने अभी बताया। नहीं, आई डोंट थिंक सो। नो सर। ठीक है, तो चलिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी चीज है जिसे मैंने बोला था गेट कि कोई भी अच्छी फोटो आपकी पहली बार में हो सकता है ना आए। वो क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं कन्याकुमारी में घूम रहा था तो मैंने एक बच्चे को देखा और सामने ये तिरुवल्लुवर की एक बहुत फेमस स्टैचू है। तो मुझे लग रहा था इस स्टैचू को आमने सामने देखते हुए अगर मैं बच्चे को रख के फोटो लूं तो हो सकता है अच्छी फोटो दिखाई आए। मैंने सबसे पहली फोटो ली। अब आप इस फोटो को अगर ध्यान से देखेंगे, पहले तो बच्चा बहुत ही वियर्ड पोजीशन में, बहुत गंदी सी फोटो लग रही है, जैसे बच्चा खड़ा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। उसके बाद आप देखेंगे होराइजन लाइन ही टेढ़ी आ रही है पूरी, ये जो स्टैचू है ये मूर्ति ये टेढ़ी दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे इतनी सारी अनवांटेड चीजें हैं जो अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा मैं इन चीजों को करेक्ट करता हूँ। तो मैंने कैसे करेक्ट किया, मैंने बच्चे की पहले अपनी पोजीशन बदली। मैं यहाँ से लेफ्ट से ली थी फोटो, मैं राइट डायरेक्शन में गया ताकि मूर्ति मुझे राइट में दिखाई दे, बच्चा लेफ्ट में दिखाई दे, ताकि एक दूसरे को देखते हुए से नजर आए और ये सारी चीजें ढक जाए। तो मैंने ये लिया तो ये फोटो काफी अच्छी हो गई पहली वाली से। बस अब इस फोटो में क्या है, जो ये एरिया आ रहा है ये मुझे थोड़ा सा लगा यार ये उतना अच्छा नहीं लग रहा, आंखों में चुभ रहा है ये एरिया, थोड़ा सा सही नहीं है। तो इसको करने के लिए मैंने हल्का सा इस इमेज में जूम किया और जैसे ही जूम किया किस्मत से सेम टाइम में बच्चा पलट गया। तो अब ये देखिए ये इमेज कितनी अच्छी लग रही है एज कंपेयर टू ये इमेज। तो किसी भी अच्छी इमेज तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी और थोड़ी सी बीच में कई इमेजेस गलत आएंगी। तो अब जैसे आप यहाँ देखिए ये बच्चा फ्रेम के 1/3 में ही है, लेकिन ये मूर्ति बिल्कुल सेंटर में है और ये बच्चा यहाँ से एकदम एक मतलब ये दोनों एक लाइन एक एंगल में ऐसे हैं कि मुझे इस ढंग से ये इमेज चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे इस इमेज तक पहुंचने के लिए कितना क्या स्टेप्स थे, क्या प्रोसेस थी, वो ये है। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल बता दो। ये इमेज आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दिखाई थी। इस इमेज को जब मैंने शुरू में शूट करने की कोशिश की, मैं चाहता था सिमेट्री दोनों ढंग से हो, कि ये सिमेट्री है और ये एरिया ठीक बीच में आए, आधा हिस्सा ऐसा आधा हिस्सा ऐसा। फिर मुझे लगा नहीं ये इमेज में देखिए एरिया बहुत डल है, बहुत रफ एरियाज आ रहे हैं, इमेज उतनी सुंदर नहीं लग रही। तो मैंने इस इमेज में क्या किया, जो ये पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको 1/3 में डाल दिया। अगर आप देखिए ये इमेज का 1/3 है, मैंने इसको 1/3 में डाला तो इमेज का जो 2/3 या मेजॉरिटी हिस्सा था वहां पे बड़े सुंदर वाले पहाड़ आए और ये जो जंक्शन है जहाँ पे ये दो पहाड़ मिल रहे हैं यहाँ पर, ये हिस्से को ये यहाँ पे 1/3 में आ गया और साथ में ये सिमेट्री रही। तो और इन दोनों के बीच में भी मैंने कई 3-4 फोटोज ली थी जो सिमिलर थी, इससे थोड़ा बेटर। तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि कोई भी अच्छी फोटो तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी गंदी फोटोज लेनी पड़ेंगी और तब आप उस पोजीशन तक पहुंचते हैं। तो ये है। अब आप मुझे बताइए आप लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं और भी कई अलग अलग मुद्दे हैं जिन पे हम डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन तो कोई शॉर्टकट नहीं है सर, मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर वी से कि आपको इतने साल हो गए 11 साल डॉक्यूमेंट्री करते हुए, बट स्टिल आई थिंक बेसिकली शॉर्टकट अभी भी नहीं है। आपको उतने शॉट्स खींचने पड़ेंगे तब जाके आप एक परफेक्ट में आओगे। ऑब्वियसली डायरेक्शंस आपको लेनी है एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपको हो सकता है शुरू में 50 लेने पड़ते हों, अब हो सकता है वो 10 ही लेने पड़े। हाँ एग्जैक्टली जो ये लास्ट बात बोली अमित आपने बिल्कुल सही है। मतलब क्या मैं इसे कैसे बोलता हूँ, पहले अंतर इतना है कि शुरू में मैं 10 इमेजेस लेता था तो शायद उसमें से 8 बेकार आती थी
तो मैं 8 इमेज डिलीट करता था, 2 फाइनल इमेज चूज करता था। अब डिफरेंस ये है कि ठीक है, अब मेरी 10 में से 8 बेकार नहीं आती, अब शायद 5 बेकार आती होंगी, लेकिन वो प्रोसेस है। और अब बस ये है कि आप थोड़ा, आपका प्रैक्टिस की बात है, जैसे कि आप इतना आपका सबकॉन्शियस इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको गलतियां दिखने लग जाती हैं। पहले शुरू के टाइम पे क्या होता है, जब आप नई नई फोटोग्राफी करते हैं तो उन दिनों आपको अपनी गलतियां समझने में टाइम लगता है कि अरे क्या गलती थी। बाद में आप ये एक स्टेज के बाद आपको पता चलता है, ओ ये तो बहुत बेसिक मैंने बेवकूफ़ी कर दी है, तो आप इंस्टेंटली उसे करेक्ट करते हो। शुरू में उसमें टाइम लगता है, और कॉम्पोजिशन तक पहुंचना तो वो तो वही जर्नी है कि आप किसी सुंदर जगह पे जा रहे हैं और आपको लगता है किसी इंसान ने एक बार में अच्छी फोटो ले ली, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत टाइम बिताना पड़ता है, सोचना पड़ता है, अच्छा ये ऐसा होगा तो क्या करूंगा, ये होगा तो क्या करूंगा। हाँ, किसी किसी दिन आप लकी होते हो जब आप पहली बार में अच्छी फोटो ले लेते हो। अच्छा, एक चीज और बताइए, व्हाइल वी आर आस्किंग दिस, आपका कब ऐसा टाइम गया है जब लेट्स से द लॉन्गेस्ट पीरियड दैट यू हैव टेकन टू क्लिक वन सिंगल शॉट जो आपको परफेक्ट मिला हो? मतलब कितना लंबा दिन गए थोड़ा सा। नहीं, अब ऐसा देखो, ये कई बार होता है कि जैसे एक जगह पे हो आप, मोस्टली ऐसा मुझे ये चैलेंजेस तब आते हैं जैसे लैंडस्केप में टाइमिंग होती है, या फिर फॉर एन एग्जांपल चलो एक इमेज दिखा लेता हूँ आप लोगों को कुछ अभी स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन शेयर है ना ऑलरेडी? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। जैसे इमेज, एक मिनट, हाँ, ये इमेज दिख रही है आपको? तो ये नाइट स्काई की इमेजेस है, जो इमेजेस लेने में, क्योंकि ये आपको आंखों से नहीं दिख सकता, ये चीज टेक्निकली साइंस बेस्ड है। ये मैं अभी आप लोगों को हम लोगों ने बात नहीं की, इसके लिए हमें थोड़ा कैमरा की साइंस समझनी पड़ती है। तो ये फोटोज जो है आप इमेजिन करते हैं बस दिमाग में कि मैं लूंगा तो शायद मेरा कैमरा इस ढंग से कैप्चर करेगा। तो इस तरह की, और ये इमेजेस कैप्चर करने के लिए आपको अपने कैमरे को ट्राइपॉड में लगा के 15 से 20 सेकंड के लिए छोड़ना पड़ता है। तो ये इतने स्टार्स आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपके कैमरे ने 20 सेकंड का डेटा कैप्चर किया है। तो इशू ये होता है कि इस तरह की इमेजेस को कैप्चर करने के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजेस यही आते हैं कि जब मैं इस तरह की इमेजेस लेता हूँ तो मेरे ख्याल से कई बार आधा घंटा 1 घंटा बैठ के भी मेरी एक इमेज भी सही नहीं आई होती है, या धीरे धीरे मुझे लगने लगता है कि यार इमेज आ रही है, अब कितना वो रहेगा, क्योंकि कई बार इसमें हवा चलती है, आपका कैमरा हिल जाता है, लाइट सही नहीं है, अगर यहीं पे स्काई मूड है तो मूड की वजह से भी इमेजेस बेकार हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशंस में अक्सर होता है, क्योंकि नेचर में लाइट आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे आप सनराइज सनसेट की भी इमेजेस ले रहे हो, अगर आपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, आपका सूरज डूब जाएगा। तो वहां पे आपकी अक्सर ये होता है कि अब आज नहीं आई, चलो अब मैं कल ट्राई करूंगा, अगले दिन ट्राई करूंगा, सब होता है। हाँ, और ऐसे एक इमेज थी सर कि एक एग्जांपल है बस लास्ट की, एक शायद मेरे ख्याल से एक लॉकडाउन के टाइम पे था, कोई एक कॉमेट दिखाई दे रहा था आसमान पे। मैं शायद उसकी फोटो देखता हूँ अगर मेरे पास हो। वो ट्राई करने के लिए मैंने 3-4 दिन ट्राई किया, मेरे नहीं हुआ, और एक दिन एक्सीडेंटली मैंने जरा गेस किया और थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन की, शायद ये कैमरा सेटिंग्स पे हो सकता है, तो वो फोटो शायद मेरे 4-5 दिन के बाद आई थी। बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट इमेज इन माय फ्लिकर गैलरी अभी। तो मैं अगर हो मेरे फोन पे हो सकती तो मैं वैसे शेयर कर दूंगा, बट हाँ ठीक है, ये मेन चीज रही है। श्योर प्लीज गो अहेड। हाँ, तो कोई और किसी का आपका कोई क्वेश्चन, शायद आपको जैमी आप कुछ पूछना चाह रहे थे शायद, या हाँ जो भी आप। सर नॉइज तो नहीं आ रहा? पहले सर बताइए आप। हल्का सा है, लेकिन आप पूछिए, आप क्या पूछ के म्यूट कर देना। हाँ सर मैं एक कहना चाह रहा था, जैसे आपने गैलेक्सी वाला इमेज लिया तो इसमें एक कंटिन्यूस होता है, या फिर एक हम भी ये भी कर सकते हैं ना, कंटिन्यूस पे क्लिक करके बहुत सारी इमेज को आपस में मर्ज करके ये भी बना सकते हैं ना सर ऐसे? ओके, तो मैं आपकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इनका क्वेश्चन ये है कि क्या ये इमेज सिंगल इमेज है या मल्टीपल इमेजेस को हम मर्ज करके बना सकते हैं। देखिए, पहली चीज क्या है, क्योंकि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ, और खासकर जो मैं ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री जब शूट करता हूँ, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं एडिटिंग की। मतलब ह्यूमन डॉक्यूमेंट्रीज के केस में आपको चीजें एज इट इज दिखानी होती है, और एडिटिंग का स्कोप बहुत कम रहता है। अगर आपने कुछ मैनिपुलेशन वाला टाइप चीज कर ली, 3-4 इमेज मिला दी, तो आपकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाती है, खासकर उस एरिया में। तो मैंने इसलिए एक अपना मेरा पर्सनल रूल है, मैं कोई राइट और रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एडिटिंग में सब कुछ अलाउड है, आप डिपेंड करता है क्या फोटोग्राफी कर रहे हो। क्योंकि मैं एक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर हूँ, मेरी कोई भी फोटोज कभी भी
कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फोटोज का स्टैक या कॉम्पोजिट नहीं होती। तो मतलब मैं कभी भी इस टाइप की फोटोग्राफी में ट्राई नहीं करता हूँ। वो मेरा एक पर्सनल एथिक बोलिए या पर्सनल रूल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि ये भी इमेज है मेरी, एक सिंगल इमेज है, इसमें यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा होगा, ये 13 सेकंड में ली गई फोटो है, 13 सेकंड की सिंगल इमेज है। तो अच्छा मैं सर, एक पर्सनली मैं ऐसी कोई भी इमेज नहीं लेता हूँ। आपको मेरे इंस्टाग्राम, मेरे किसी भी पोर्टफोलियो में वो इमेजेस नहीं मिलेंगी जहां मल्टीपल फोटोज मिलाई हुई हैं। लेकिन हाँ, कुछ फोटोग्राफर्स हैं जो ऐसा करते हैं, जो किया जा सकता है। अब सर एक बशर्ते कि क्वेश्चन आप और था। मान रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मैं पिक्चर लेता हूँ जाके जैसे मुझे भी नेचर एंड वाइल्ड लाइफ का शौक है, तो सर मैं फोटो वगैरह लेता जाके, जैसे आपने बोला आप भी एडिटिंग नहीं करते हैं, तो पिक्चर लेके आया सर, हल्की फुल्की सा टचअप किया, हल्का फुल्का सा, फिर आपने अभी दिखाया इसमें एचडी क्वालिटी में सर कैसे आता? मेरा एचडी ओके, क्वालिटी में इमेज नहीं आता। देखिए दो चीजें हैं। मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एडिटिंग उन्हीं रूल्स को फॉलो करके करता हूँ जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हैं विद इन एडिटिंग रेंज एंड नॉट इनटू मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन और एडिटिंग में एक अंतर है। एडिटिंग वो है जब आप चीजों को एज इट इज दिखा रहे हैं, मैनिपुलेशन तब है जब आप पिक्सल लेवल पे चेंजेस कर रहे हैं या बहुत सारी इमेजेस को मैच करें। मैं वो नहीं करता। बेसिक एडिटिंग करेक्शन में हमेशा करता हूँ। दूसरी चीज जो आपने बोला मेरी इमेजेस में वो क्रिस्पनेस एचडी क्वालिटी क्यों आ रही है, क्योंकि एक चीज है जो हम कभी अगर अभी कभी हम जब डिटेल्ड क्लास करेंगे फोटोग्राफी की तब हम डिस्कस करेंगे। एक कैमरे का फॉर्मेट होता है रॉ। कैमरा आपको रॉ इमेजेस देता है, मैं रॉ इमेजेस में शूट करता हूँ। तो रॉ इमेजेस में जब मैं कैमरे से शूट करता हूँ तो मेरा कैमरा ज्यादा अच्छी डायनामिक रेंज, ज्यादा अच्छे कलर्स, ज्यादा अच्छी लाइट कैप्चर करता है। तो मेरी इमेज की जो रॉ फोटो आती है वो 100 MB की आती है एक फोटो। उस फोटो को मैं बेसिक करेक्ट करके, बेसिक एडिटिंग करके जेपेग में कन्वर्ट करता हूँ। तो मेरी जितनी मेरे कैमरे से ली हुई फोटो वो मेरे मैं हमेशा रॉ में शूट करता हूँ, जिस वजह से मेरी इमेज में ज्यादा एक पंची कलर्स, पंची कंट्रास्ट आता है हमेशा इमेज में। तो अगर आप आपके कैमरे में रॉ की फैसिलिटी है, आप रॉ में शूट कीजिए। और बेसिक एडिटिंग, जो एक बेसिक एडिटिंग गाइडलाइंस है वो हमेशा हर फोटोग्राफी में देखिए। इवन मैं मैनिपुलेशन को गलत नहीं बोल रहा हूँ। कुछ फोटोग्राफी जैसे कि अगर आपको फैशन फोटोग्राफी करनी है, आपको कहीं विजुअल इफेक्ट्स डालने हैं, वहाँ मैनिपुलेशन करते हैं और वो गलत नहीं है। वो बस ये है कि किस फोटोग्राफी में क्या अलाउड है वो आपको दिमाग में रखना है। जैसे फोटो जर्नलिज्म होता है, जैसे जो न्यूज़ की रिकॉर्डिंग होती है। मैं इंडियन न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, इंडियन न्यूज़ में तो फेक न्यूज़ भरी पड़ी है। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जैसे एसोसिएट प्रेस है, गेटी इमेजेस हैं, इनके फोटोग्राफर जो वॉर में जाके फोटोज लेके आ रहे हैं, जो दुनिया भर में ट्रेवल करके नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर्स लेके आ रहे हैं, ये लोग जो एडिटिंग गाइडलाइंस फॉलो करते हैं वो फॉलो करनी चाहिए, जो बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप फोटोज में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो चीज़ है। लेकिन फैशन इंडस्ट्री में है, आप अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, एडिटिंग बिल्कुल अलाउड है। बस मैं एक चीज बोलूंगा, कुछ मैनिपुलेशन वाली स्टेज हो रही है तो हमें अपनी इमेज के नीचे लिख लेना चाहिए कि मैंने इस इमेज में ये चीजें ऐसे चेंज की हैं, ताकि लोगों को पता चले। दिक्कत वहां पे होती है कि कुछ फोटोग्राफर्स कर देते हैं बिल्कुल एकदम इधर उधर की एडिटिंग, और वो अपनी इमेज में नीचे एकदम ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्होंने तो कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे हाथ भी नहीं लगाया। वो गलत सर मैं एक क्वेश्चन और था सर। है। बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे मुझे भी नेचर वाला कंटेंट शूट करना था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ग्लोबल के जैसे कितना क्या करना है, कुछ ये सारा कुछ रिसर्च R&D कहाँ पे होगा सर? नहीं देखिए, बेसिक चीज तो देखो, वैसे R&D की जरूरत नहीं है। बस मैं ये बोलूँ प्रैक्टिस करिए, जितना आपकी अंदर से आपके अंदर का आर्टिस्ट जागेगा आप उतनी अच्छी फोटो ले पाओगे। लेकिन दो एस्पेक्ट है। आप एक बार म्यूट कर लीजिए, आपकी थोड़ी नॉइज आ रही है। तो दो एस्पेक्ट है, एक तो है टेक्निकल पार्ट जिसमें वाला लाइट वाला पार्ट है। उसमें ये होता है कि आप अपने कैमरे की कुछ टेक्निकल चीजें, शटर स्पीड, ISO, अपर्चर, वो सीखना पड़ेगा। वो के लिए, उसके लिए हम कभी अलग से क्लास कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं। दूसरी चीज है आपको अपनी इमेज में कॉम्पोजिशन वाला पार्ट, फ्रेमिंग कैसे रखनी है, कौन सा रूल ऑफ कॉम्पोजिशन लगाना है, वो इंक्लूड करना है। और तीसरी चीज होती है स्टोरी टेलिंग। वो प्रैक्टिस के साथ आती है कि आपकी सब्जेक्ट कोई पर्सन है, आप उसके थ्रू क्या कहानी कहना चाह रहे हैं। वो एक आर्टिस्ट का पर्सनल चीज है जो कभी किसी को सिखाई नहीं जा सकती। देखिए क्रिएटिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। क्रिएटिविटी में एक ऐसी चीज है, वरना क्या हर आदमी कैमरा सीख के, कॉम्पोजिशन सीख के बहुत जबरदस्त फोटोग्राफर बन जाता है। हर आदमी का क्रिएटिविटी लेवल अलग अलग है। वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि स्टोरी टेलिंग और कॉम्पोजिशन को आप खुद से जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, आप उतना ग्रो करेंगे उस पार्ट में।
और वो एक लंबी जर्नी है प्रैक्टिस के साथ साथ। अभी के लिए जैसे जो आज की क्लास में सीखा, इसको आप अपने मोबाइल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए कहाँ पे कौन सा रूल ऑफ कॉम्पोजिशन लगाना है जिससे इमेज अच्छी आए। लैंडस्केप आपको नेचर पसंद है तो वहाँ पे लीडिंग लाइंस बहुत ज़्यादा यूज होंगी। वहाँ पे आपको मैंने बताया था फ्रेम विद इन द फ्रेम, वो बहुत यूज होगा। लेयरिंग बहुत यूज होगी। ये 3 रूल्स आपके लैंडस्केप फोटोग्राफी में, नेचर फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। ये इसके अलावा स्क्रीन आप शेयर लाइटिंग में कैसे इस्तेमाल मैं दूसरा करनी टैब है, भी खोलूं, वो भी बेसिक एडिटिंग क्या? कैसे करनी है, वो सारी वो तो चीज़ कॉपी नहीं करके होगा आप और अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। ना। अच्छा ठीक है। और किसी का कोई और क्वेश्चन कॉम्पोजिशन सर या इन मुझे चीज से? पॉलिटिकल फोटोग्राफी पसंद है सर, और वो भेज दो। उसमें बता अच्छा। सकते हैं सर? जी अच्छा, तो पॉलिटिकल का मतलब मैं समझ रहा हूँ जैसे आप इलेक्शन सर, कैंपेन रैलीज, होता है जैसे कैंपेन कैंपेन। हो रहे हैं। हाँ हाँ। यस सर। और सर जैसे कि रैली होती है सर, उसमें क्या है कि स्टेज पे बहुत सारे नेता होते हैं और दूर से फोटो खींचनी होती है, वो फट जाती है सर, अच्छे से कैप्चर भी नहीं हो पाती है सर। और भी काफी चीजें हैं सर कि एक पॉलिटिशियन को सर रेगुलर पोस्ट करनी होती है, उसमें मीटिंग होती है, या फिर ऐसी फोटोज सर कैसे खींची जा सकती है अच्छे से? देखिए वो एरिया जो है ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी ही है, ये जैसे फोटो जर्नलिज्म होता है। तो देखिए एक तो आपकी इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स हैं इसमें। पहली चीज जो आपने बोली कि दूर से होता है, तो दूर से कैसे खींची जाए, तो दूर की एक सबसे बड़ा इशू ये है, जब कोई दूर से है आपको दूर वाले की फोटो लेनी है, वहां पे तो एक टेक्निकलिटी वाली चीज आती है, हमारे पास एक जूम लेंस होना चाहिए, टेलीफोटो लेंस होना चाहिए जो दूर की फोटो ले सके। अगर आप दूर से नॉर्मल लेंस से लेंगे तो फोटो फटेगी। आपको जूम लेंस होगा तो आपको टेक्निकली आप बेटर फोटो ले सकते हैं। सेकंड चीज ये है, कैंपेन्स वगैरह में कभी भी ऐसी जगह पे आपके पास पोज्ड फोटो लेने का ऑप्शन नहीं होता है। तो आपको हमेशा एक चीज है, आपको हमेशा कैंडिड फोटो लेनी चाहिए। कैंडिड क्या होती है, जब जिसकी फोटो ले रहे हो उसे भी नहीं पता आप फोटो ले रहे हो। आपको अपनी पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी कि किस जगह से आपको सीधे से आप जिस नेताजी की फोटो लेनी है उनकी वो दिखाई दे रहे हैं, आसपास के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ से मिनिमम डिस्ट्रैक्शन है, कहाँ से आप आई लेवल मैच करें। देखिए मैंने आई लेवल वाली बात बताई, अक्सर आपको वहीं ऊपर चढ़ना पड़ेगा ताकि आपकी आई लेवल उनकी आई लेवल मैच कर पाए। फिर आपको देखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन, जैसे मैंने बताया कि मिनिमम आसपास की भीड़ कम हो, उन्हें 1/3 में रखना है, उन्हें कहाँ रखना है फ्रेम के बीच में, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको फोटो लेते टाइम सोचना पड़ेगा कि भीड़ से कैसे बचें। एक तो जूम लेंस आपको जरूर चाहिए, वो आपको दूर से लेनी है। दूसरी चीज, पोज्ड मत कराइए कभी, ये चीजें वो बहुत नकली लगता है। कुछ कुछ चीजों में जरूरत होती है, आजकल सारे नेता करते हैं, उनको पोज थोड़ा अपने